रिव्यू एंड एनालिसिस 1C MD टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल में 2 चैप्टर्स के टॉपिक्स हैं बेटा, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 से, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को स्टडी करना है। ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनिक में बच्चों आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा MCQs केमिस्ट्री के 3 पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा MCQs जो हैं वो ऑर्गेनिक से पूछी जाती हैं। आपने ऑर्गेनिक को स्टडी कैसे करने हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो आज हम इस रिव्यू एंड एनालिसिस में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो इसमें पहले हम टॉपिक देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compound alkanes and alkenes of lower masses, nucleophile, electrophile and free radical, isomerism, functional group, nomenclature of organic compounds। अब इनको आपने किस लेवल पर करना है, इस टॉपिक को ये आपके सामने सिलेबस मेंशन किया हुआ है MD का, लेकिन इसमें आपने इन टॉपिक्स को किस लेवल पर करना है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेसिकली वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सिंपल टॉपिक है, चैप्टर 7 का है, बुक 2 का है। आपने क्लासिफिकेशन को डिटेल में स्टडी करना है। इसका आप लेक्चर जब सुनेंगे क्लासिफिकेशन का तो उस क्लासिफिकेशन के लेक्चर से भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपने लोअर मैसेज ऑफ अल्केन, जो सेकंड टॉपिक था, अगर आप सेकंड टॉपिक को देखें उसमें था लोअर मैसेज ऑफ अल्कीन, वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। उसमें आपने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम को अंडरस्टैंड करना है, जिसमें 3 डिफरेंट टाइप की क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग है, स्टीम क्रैकिंग है और कैटालिटिक क्रैकिंग है। ये भी चैप्टर 7 बुक 2 का टॉपिक है। नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल ये आप चैप्टर 10 से करेंगे। फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट चैप्टर 8 में है, जिसमें होमोलिटिक फिशन हम करवाते हैं, जहाँ पर कॉर्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में भी इसका कॉन्सेप्ट आता है। देन फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में इसका कॉन्सेप्ट आता है। तो लेकिन यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट आपको लेक्चर आप लोग इसका जब लेंगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को, उसके साथ आपको फ्री रेडिकल मिलेगा। और इसकी एग्जाम्पल जो आपने करनी है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की चैप्टर 10 से करोगे। नेक्स्ट है बेटा आइसोमरिज्म। आइसोमर सिर्फ चैप्टर 7 का टॉपिक नहीं है बेटा, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। जब आप इस टेस्ट की, इस यूनिट की डिस्कशन लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पर मैंने डिस्कशन में कितने डिफरेंट आइसोमर्स को डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया हुआ है। सो जब आप इसका लेक्चर लेंगे तो लेक्चर भी आपने इस तरह लेना है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या डिफरेंट टाइप्स के जो आइसोमर हैं वो किस किस चैप्टर से रिलेट कर रही हैं। सिर्फ चैप्टर 7 का ये आइसोमर का टॉपिक नहीं है, बेसिकली आइसोमर ऑर्गेनिक का बेटा टॉपिक होता है। और नेक्स्ट आपने इसी के साथ फंक्शनल ग्रुप एंड नॉमेनक्लेचर है। फंक्शनल ग्रुप आपकी बुक में जितने फंक्शन ग्रुप लिखे हुए हैं सब आपको आने चाहिए, और नॉमेनक्लेचर भी तमाम कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए। अब यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप MD के पास पेपर देखोगे बेटा तो हर साल तकरीबन नॉमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड से या कॉमन नेम से कम से कम 5 to 7 MCQs आपको मिलती हैं, ठीक है। और कुछ ईयर्स में तो 10 MCQs तक भी नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आज की इस वीडियो का मकसद भी ये है कि ऑर्गेनिक में किन चीज़ों को आपने फोकस करना है। तो ऑर्गेनिक के फर्स्ट यूनिट में आपने बेटा नॉमेनक्लेचर को फोकस करना है। ये वो टॉपिक है जो कि FSC में आप लोगों को बहुत अच्छा आता है, लेकिन स्टूडेंट एंटी टेस्ट में इसको फोकस नहीं कर रहे होते। ये तो बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन यहाँ नॉमेनक्लेचर को आपने बहुत अच्छी तरह फोकस करना है। अभी जब मैं आपको पास्ट पेपर्स का एनालिसिस बताऊंगा तो वहाँ भी आपको आइडिया होगा कि इसमें से क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एनालिसिस। अगर आप देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से ये लास्ट 4 पेपर्स का 2017 में 2 पेपर हुए थे, एक रेगुलर पेपर फिर रिकंडक्ट हुआ था, फिर 18 और 19 का यानी कि लास्ट 3 ईयर्स का ये एनालिसिस है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में से एक MCQs पूछा गया है, लोअर मैसेज ऑफ अल्केन अल्कीन में से 2 MCQs पूछे गए हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से 1 MCQs पूछा गया है। आइसोमरिज्म से अगर आप गौर करें आइसोमर में, तो आइसोमर में आपको 6 MCQs नजर आ रहे हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आइसोमर जो मैं बात कर रहा था कि आइसोमर का टॉपिक सिर्फ इस चैप्टर का नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक का टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ नॉमेनक्लेचर में 4 MCQs पूछे गए हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा ये तो सिर्फ इस चैप्टर के रिलेटेड जो है फंक्शनल ग्रुप और नॉमेनक्लेचर से पूछे गए हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड जो कि हर चैप्टर की, अल्कोहल की क्लासिफिकेशन, देन कार्बोक्सिलिक एसिड की, अल्काइल की क्लासिफिकेशन जो कि आप उन चैप्टर्स में भी जाके पढ़ोगे और उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आइडिया होगा कि इस चैप्टर में 2 टॉपिक आइसोमरिज्म
एंड फंक्शन ग्रुप एंड नॉमेनक्लेचर कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगर आपने गौर किया हो, आप जरा गौर से देखिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। आपको कोई टॉपिक नज़र नहीं आएगा जहाँ से लास्ट 3 ईयर्स में क्वेश्चन ना पूछा गया हो। और शायद ये आपको केमिस्ट्री में पहला ऐसा आपको टॉपिक मिला होगा जिसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया हो। और इसी से, इस एनालिसिस से आपको ये आइडिया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वेटेज जो है बेटा वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है ये स्टूडेंट को वैसे बहुत अच्छा आता होता है बेटा, लेकिन स्टूडेंट इसी खुशफहमी में रहते हैं ये पोर्शन तो हमें बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसको प्लीज़ एंटी टेस्ट लेवल के ऊपर आपने प्रिपेयर करने हैं। लेक्चर को सुनिएगा, डिस्कशन को सुनिएंगे तो आपको आइडिया होगा कि ऑर्गेनिक को हमने एंटी टेस्ट लेवल के ऊपर किस तरह प्रिपेयर करने हैं। तो इस आपको एनालिसिस से भी आइडिया हो गया होगा कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहले लेक्चर में हम ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस को देखें तो उनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप डेली लाइफ की कोई भी प्रोडक्ट देखें तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ऑर्गेनिक वर्ड का क्या मीन है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में द वर्ड ऑर्गेनिक किसको रिलेट कर रहा है? ऑर्गेनिक वर्ड का क्या मीन है? ऑर्गेनिक वर्ड मीन परटेनिंग टू लाइफ, pertaining to life। इसका क्या मीन है? रिलेटेड विद द लाइफ, जो लाइफ से रिलेटेड हो। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ऑर्गेनिक मिल्क, ऑर्गेनिक वेजिटेबल, ऑर्गेनिक फ्रूट्स। अब उन ऑर्गेनिक क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज दे आर प्योर, मीन नेचुरल वे में उन सबको सेंसाइज किया गया, उन सबको प्रिपेयर किया गया। तो यहाँ ऑर्गेनिक का मीन है रिलेटेड विद द लाइफ, लाइफ से रिलेटेड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज रिलेटेड विद द लाइफ। अर्ली केमिस्ट ने जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो लिविंग एनिमल्स और प्लांट से सिंथेसाइज किए। वो मिनरल से या इनऑर्गेनिक मटेरियल से सिंथेसाइज करने में कामयाब नहीं हुए, और उनकी इस नाकामी की वजह से एक थ्योरी उन्होंने प्रेजेंट की विच इज़ कॉल्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। नाउ व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये अर्ली केमिस्ट का बिलीव था। दे सेड देयर इज अ फोर्स which is present in living animals and plants. That force is known as mysterious force. Mysterious force. A mysterious force which is vital for the synthesis of organic compound. ये mysterious force जो है ये vital है for the synthesis of organic compound. That's why on this basis अर्ली केमिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रेजेंट किया। जे ब्राजीलियन साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रेजेंट किया। नाउ व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स से, लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लिविंग एनिमल्स और प्लांट से सिंथेसाइज किए जाते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स में क्या है? एक मिस्टीरियस फोर्स है इनमें विच इज़ वाइटल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसी बेस पर इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नेम दिया। लेटर ऑन इस थ्योरी को रिजेक्ट किया फ्रेडरिक वोल्लर ने व्हेन ही कन्वर्टेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेबॉर्ट्री में जब उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया तो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। तो अब फ्रेडरिक वोल्लर ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया। कैसे रिजेक्ट किया? व्हेन ही कन्वर्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड है? अमोनियम सायनेट। अमोनियम सायनेट को जब उसने हीट किया और इसकी रीअरेंजमेंट करने के बाद ही चेंज द अमोनियम सायनेट इनटू एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड called urea. Urea is an organic compound, जबकि अमोनियम सायनेट is an inorganic compound. अमोनियम सायनेट
is an inorganic compound and urea is a organic compound. और फ्रेडरिक होलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया व्हेन ही कन्वर्ट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ही सेड जरूरी नहीं कि सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग एनिमल्स और प्लांट से ही सिंथेसाइज की जाती हैं, दे कैन आल्सो बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इन लेबोरेटरी लाइक अमोनियम साइनेट. लेटर ऑन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन देखें, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइंटिस्ट ने जब ये स्टडी किया तमाम इसके सिंथेसाइज करने के बाद, तो कार्बन को एज एन इसेंशियल एलिमेंट के तौर पर पाया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन इज एन इसेंशियल एलिमेंट. और इसके अलावा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावा सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये एलिमेंट्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाए जाते हैं. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर आर टू एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन, देर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. इन दोनों को हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं. सो यहाँ से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मॉडर्न डेफिनेशन कि कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब कार्बन जो है एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जा रहा है. बहुत सारे ऐसे और कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन मौजूद हैं लेकिन वो इनऑर्गेनिक है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है और बहुत सारे कंपाउंड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है. नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स कौन कौन से हैं. फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड के वैसे तो बहुत ज़्यादा, अगर हम इनकी फीचर्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं. यहाँ पर हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन हम उनको डिस्कस करेंगे. नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. कार्बन है, हाइड्रोजन है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये वो मेन एलिमेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हैं. नंबर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से बॉन्ड एग्जिस्ट करती हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 2 बॉन्ड्स हैं. नंबर 1 कोवलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है और डेटिव बॉन्ड है. देयर इज नो आयनिक बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर हैं, दे आर नॉन आयनिक इन नेचर. कोवलेंट बॉन्ड से अगर हम बात करते हैं तो दे आर नॉन आयनिक इन नेचर, वो नेचर में नॉन आयनिक होती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड्स में पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन 4A ग्रुप का मेंबर है और 4A ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर हम बात करें, कार्बन है, सिलिकॉन है, लेड है, स्टेनिस तक जो है, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं 4A ग्रुप के, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन. कार्बन की अपनी एलिमेंट के साथ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको कार्बन की कैटिनेशन मिलेगी और ये प्रॉपर्टी 4A ग्रुप के एलिमेंट्स की और टॉप टू बॉटम कैटिनेशन की डिक्रीज हो रही है. और हमारी बुक में कार्बन है और सिलिकॉन की कैटिनेशन दिखाई गई है चैप्टर नंबर 3 में, इनऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन की कैटिनेशन मिलेगी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो स्लो होते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो स्लो हैं, वो फास्ट नहीं होते. दैट्स वाई दे प्रोड्यूस द लो यील्ड, वो लो यील्ड को प्रोड्यूस करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड शो द फिनोमिना ऑफ आइसोमरिज्म. अब आइसोमरिज्म क्या है? हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला से हम कहते हैं कि आइसोमर है. जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हो. नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स. बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द होमोलोगस सीरीज. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो होमोलोगस सीरीज की फॉर्मेशन करती हैं. अब होमोलोगस सीरीज क्या है? होमोलोगस सीरीज, इनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला
फंक्शनल ग्रुप सेम होगा होमोलोगस सीरीज में, और नेबरिंग मालिक्यूल से जो डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज में वो CH2 का डिफरेंस होता है। होमोलोगस कंपाउंड जो है नेबरिंग मालिक्यूल से CH2 के डिफरेंस होते हैं। वो तमाम कंपाउंड जिनमें फंक्शन ग्रुप सेम हो और वो नेबरिंग मालिक्यूल से CH2 के डिफरेंस हो, उन्हें हम कहते हैं कि वो होमोलोगस कंपाउंड्स हैं, और उन सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जांपल होमोलोगस सीरीज के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम 8 पॉइंट लिखते हैं। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एंड वोलाटाइल्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये वोलाटाइल हैं, और नेक्स्ट वोलाटाइल कंपाउंड्स हैं, और इनमें पोलर सॉलेबल पोलर में होगा, नॉन पोलर में सॉलेबल होगा। सो ये यूजली दे आर सॉलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉलेबल है, दे आर सॉलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जी नेक्स्ट हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन कौन से हैं। सो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 मेजर सोर्सेज हैं जिनसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया गया है। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देयर आर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दे आर कोल, नेचुरल गैस and petroleum. They are also called the fossil fuels. इन तीनों को हम fossil fuels भी कहते हैं। एक्चुअली जो कोल है, जो कोल का सोर्स है, इसको हम डेड प्लांट को इसका सोर्स कहते हैं, वुड, विच इज कॉल्ड द वुड। डेड प्लांट नियर अबाउट 500 years ago, जो वो प्लांट डेट अंडर द अर्थ क्रस्ट बरीड थे, उनसे जो सोर्स था वो डेड प्लांट से कोल का सोर्स बना है। कैसे बना है सोर्स? वुड को जब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शन की वजह से, केमिकल और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से, केमिकल एंड बैक्टीरियल रिएक्शन, वुड चेंज इनटू, वुड जो है ये चेंज हो गया पीट में, पीट under high temperature and pressure, high temperature and pressure, it change into lignite. Lignite under high pressure change into, lignite under high pressure change into bituminous. Bituminous under high pressure. And bituminous under high pressure, it change into anthracite. Start from the wood, peat में 60% कार्बन है। जब पीट को हम हाई टेम्परेचर प्रेशर पर हीट करते हैं, ये लिग्नाइट में चेंज हो रही है, और लिग्नाइट में नियर अबाउट 67% कार्बन है। अंडर हाई प्रेशर व्हेन चेंज इनटू बिटुमिनस कॉइल एंड इट कंटेन नियर अबाउट 83% कार्बन। द फाइनल फॉर्म इज द एंथ्रासाइट विच कंटेन परसेंट कार्बन 85 to 97-98% कार्बन है एंथ्रासाइट में, एंड इट इज़ अ फाइनल फॉर्म ऑफ वुड की जो फाइनल फॉर्म है वो एंथ्रासाइट विच इज़ हार्ड है एंड कंटेन द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। नेक्स्ट वन है नेचुरल गैस। याद रखिएगा नेचुरल गैस जो है ये मेन सोर्स है, हमारे पाकिस्तान में भी ये एनर्जी का एक मेन सोर्स है। नेचुरल गैस में एक्चुअली लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन, और इन लोअर हाइड्रोकार्बन में जो मेजर सोर्स है वो है मीथेन। लोअर हाइड्रोकार्बन में जो मैक्सिमम मीथेन हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज, इसमें मीथेन की परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम है। बर्निंग के लिए नेचुरल गैस को जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ द रिफाइंड फॉर्म, ये रिफाइंड फॉर्म है, मिनरल ऑयल की रिफाइंड फॉर्म है। पेट्रोलियम जब हम अर्थ क्रस्ट से पेट्रोलियम को लेते हैं तो ये ब्लैकिश ऑयली लिक्विड होते हैं, देन इसकी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू डिफरेंट फॉर्म में हम इसको चेंज करते हैं पेट्रोलियम को। अब इनकी डिफरेंट फॉर्म जो है वो हम एक टेबल में स्टडी करते हैं कि पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शनल फॉर्म कौन कौन सी हैं।
इस टेबल में आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं, जिसमें नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, लिग्नोइन नेफ्था है, गैस ऑयल, केरोसिन ऑयल है, और डिफरेंट यहाँ पर कंपोजिशन गिवन है। अगर आप ऑल देखें तो इसमें सेकंड कॉलम में जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, देन कंपोजिशन मेंशन की हुई है और यूजेस हैं। एक्चुअली इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पूछ सकते हैं कि गैस ऑयल में कार्बन की कंपोजिशन क्या है। तो अगर आप देखें कि गैस ऑयल में कार्बन की कंपोजिशन क्या है, C12 to C18 है, और इसका यूज़ क्या है, डीजल और हीटिंग फ्यूल के तौर पर यूज़ हो रहा है। सिमिलर आपको केरोसिन ऑयल की कंपोजिशन पूछ सकते हैं, केरोसिन ऑयल का यूज़ पूछ सकते हैं कि उसका केरोसिन ऑयल का यूज़ क्या है, हीटिंग फ्यूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, गैसोलीन का यूज़ क्या है, मोटर फ्यूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो इस टेबल में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक आपको पास पेपर में मिलेंगे जो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल या गैसोलीन के रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो इस टेबल में कंपोजिशन को और आप इसके साथ साथ यूजेस को आपने याद करना होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज, हु रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था? याद रखिएगा, वाइटल फोर्स थ्योरी को जो प्रेजेंट किया था वो किसी और साइंटिस्ट ने किया था, रिजेक्शन जो थी वो किसी और ने की थी। रिजेक्शन कैसे हुई थी? जब उसने अमोनियम साइनेट को, साइंटिस्ट ने अमोनियम साइनेट को यूरिया में चेंज किया था। तो किसने चेंज किया था? लेट्स सी द आंसर, वोलर। फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट को जब यूरिया में चेंज किया तो इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंट द वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रेजेंट किसने किया था? किसका कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग एनिमल्स और प्लांट से सेंसाइज की जाती हैं, और वो है जे बर्जीलियस अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन यूरिया इज। यूरिया में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अगर आप यूरिया का फॉर्मूला देखें तो यूरिया में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन NH2 और NH2 है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो याद रखिएगा, NH2 को अगर हम सिंपल देखें तो वो अमाइन है, लेकिन जब NH2 जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगा लाइक दिस, तो वो एमाइड होगा, एमाइन नहीं होगा। सो द ऑप्शन इज चार्ली, एमाइड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटम कैन नॉट फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स विद कार्बन एटम। इनमें से कौन सा एटम जो है वो कार्बन एटम के साथ स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर सकता? तो फर्स्ट है नाइट्रोजन। अगर हम नाइट्रोजन देखें तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है डेल्टा ऑप्शन में सल्फर, कार्बन भी डबल बॉन्ड सल्फर के साथ बना सकते हैं इन केस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो कार्बन क्लोरीन के साथ मल्टीपल बॉन्ड मीन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता, कार्बन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओनली सिंगल बॉन्ड। सो द आंसर इज क्लोरीन, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड इज होमोलोगस विद। फॉर्मेल्डिहाइड, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड में फॉर्माइल ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड फॉर्माइल। अब होमोलोगस कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो नेबरिंग मॉलिक्यूल से CH2 के डिफरेंस से होते हैं और उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होते हैं। अगर हम ऑप्शन देखिए अल्फा ऑप्शन एथेनोइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये नहीं हो सकता। बीटा एथेनॉल में अल्कोहल है, ये नहीं हो सकता है। एथेनल, चार्ली ऑप्शन है एथेनल। अगर हम एथेनल की बात करें तो एथेनल में और फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो हमें ये डिफरेंस कितने का मिलेगा? CH2 का ग्रुप का डिफरेंस मिलेगा। सो द आंसर इज एथेनल, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कोल कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन। हमारे पास ऑप्शन है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट में, तो मैक्सिमम परसेंटेज किस में होगी? एंथ्रासाइट, डेल्टा ऑप्शन। 85 से 98% तक इसमें कार्बन होते हैं। विच टाइप ऑफ कोल कंटेन्स मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन, इन्हीं में से आपने बताना है कि मिनिमम परसेंटेज कार्बन किस में होगी। तो जो फर्स्ट वाला होगा उसमें मिनिमम परसेंटेज है, डेट इज द पीट। पीट में कार्बन की तकरीबन 60% के करीब कार्बन मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन गैसोलीन इज। गैसोलीन में कार्बन की कंपोजिशन आपने बतानी है। तो गैसोलीन में कार्बन की C6 से C8 तक जो है गैसोलीन में यूजुअली कार्बन की कंपोजिशन है। इन्हीं ऑप्शन पर सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन गैस ऑयल। अब हमने पहले गैसोलीन में पूछा, अब गैस ऑयल में कार्बन की कंपोजिशन क्या होगी? तो वो यूजुअली C12 से C18 तक जो है वो का गैस ऑयल में कार्बन की कंपोजिशन है। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनडी टेस्ट में नंबर ऑफ MCQs जो हैं वो नॉमेनक्लेचर से आती हैं।
बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं इसको इग्नोर करती हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। नॉमेनक्लेचर अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे और इसके स्ट्रक्चर और इसकी क्लासिफिकेशन, तो आपके जो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं जो कि एफएससी में आप लोगों को बहुत अच्छा आता है और एनटी टेस्ट में वही एमसीक्यूज़ गलत कार्य होते हैं। सो यहाँ पर आज हम नॉमेनक्लेचर को करेंगे। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर है जिसमें हमने अल्केन, एल्कीन, अल्काइन से लेकर अप टू द कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। तो जनरली हम क्लासीफाई करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर को हम दो सिस्टम में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 है कॉमन सिस्टम, common name, and number 2 system is the IUPAC system. ये दो सिस्टम है जिनके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं, ठीक है। अब कॉमन सिस्टम जो है ये किस बेस पर हम इनको कॉमन नेम दे रहे होती हैं? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ उसकी हिस्ट्री की बेस पर हम उसको नंबर दे रहे होते हैं, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बेस पर उसको नेम देते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। और इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और नेम ऑफ द पर्सन के बेस पर हम कॉमन नेम जो है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दे रही होती हैं, नंबर 1। सिमिलर नंबर 2, कॉमन नेम्स का बेनिफिट क्या है या कॉमन नेम्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? कॉमन नेम्स याद रखिएगा, कॉमन नेम्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसका कॉमन नेम है, वो कॉमन इज़ नॉट द स्टैंडर्ड नेम। ये कॉमन नेम है जो कि उसकी उनकी बेस ऑफ हिस्ट्री भी हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड प्रिपरेशन भी हो सकते हैं, या ऑन द नेम ऑफ द पर्सन भी वो नेम हो सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉमन नेम है वो एक स्टैंडर्ड नेम होगा। ये कॉमन नेम है जस्ट लाइक अ निक नेम, जैसे एक निक नेम होता है इस तरह ये कॉमन नेम होता है, ठीक है। तो कॉमन नेम में ऑल आइसोमर्स हैव सेम पेरेंट नेम। जितने भी आइसोमर्स होंगे उनके जो पेरेंट नेम होती हैं वो सेम होती हैं। पेरेंट नेम उनके जो भी होंगे वो मोस्टली आइसोमर्स जो हैं दे हैव द सेम पेरेंट नेम। अभी हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया होगा किस तरह से सब के सब जो आइसोमर हैं उनके पेरेंट नेम जो हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो लोअर अल्केन्स हैं, लोअर अल्केन्स उनको हम कॉमन और ट्राइबल नेम देते हैं। कॉमन या हमसे कहते हैं ट्राइबल नेम जो है वो हम दे रहे होते हैं, ठीक है। बट अगर हम देखें हायर अल्केन्स, इफ वी टॉक अबाउट हायर अल्केन की अगर हम बात करें तो हायर अल्केन जो हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक प्रीफिक्सेस। ये ग्रीक प्रीफिक्सेस को से ड्राइव होती हैं डेट इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल, और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम है उसको इंडिकेट कर रहे होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, अल्कीन की अगर हम बात करें तो अल्कीन के कॉमन नेम के लिए, कॉमन नेम फॉर अल्कीन के लिए हम अल्केन के ANE को रिप्लेस करते हैं YLENE के साथ, सब्स्टिट्यूट करते हैं YLENE के साथ, ठीक है। अल्केन में जो ANE है उसको आप रिप्लेस कर देते हैं YLENE के साथ, ये इन केस ऑफ अल्कीन। एंड सिमिलर अगर हम अल्काइन की बात करें तो अल्काइन में जो कॉमन नेम है वो सिर्फ एक ही कंपाउंड का कॉमन नेम है, डेट इज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन कॉमन नेम है। अब एसिटाइलिन के ही डेरिवेटिव हैं, मोस्टली इसी के डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलिन जो है ये हम कॉमन नेम डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइलिन को देते हैं। तो नॉर्मली अल्काइन या एसिटाइलिन जो है ये नॉर्मली इसके डेरिवेटिव जो होते हैं उनको हम कॉमन नेम दे रहे होते हैं। सिमिलर अगर हम कॉमन नेम की बात करें अल्काइल हैलाइड की, अल्काइल हैलाइड की कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड्स के जो होंगे वो उनके जो हैलोजन एटम है
अल्काइल हेलाइड के पहले हम अल्काइल ग्रुप लिखेंगे, बाद में हम हेलोजन एटम लिख रहे होती हैं। सो अल्काइल हेलाइड जैसे इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कॉमन नेम के लिए, तो अल्काइल ग्रुप और साथ में हेलाइड जो होगा वो हम लिखते हैं, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये सब हम लिख रहे होती हैं। एंड सेम केस विद द अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में भी कॉमन नेम का सेम ग्रुप यही है कि अल्काइल ग्रुप विद हम उसमें क्या लिख रहे होते हैं, अल्कोहल के साथ। ठीक है, अब कुछ कॉमन नेम्स जो हैं, कॉमन नेम फॉर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के उनके नेम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अब जो मैं आपको रूल मेंशन कर रहा हूँ ये एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम के लिए, कॉमन नेम फॉर एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें क्या है, अगर C1 होगा तो हम उससे कहते हैं फॉर्म, अगर C2 होगा तो डेट इज कॉल्ड एसिड। ठीक है, सिमिलर अगर C3 होगा तो हम उससे कहते हैं प्रोपियो, अगर C4 होगा तो हम उसे कहते हैं ब्यूटायर, और अगर C5 होगा तो वेलरडिहाइड हो सकता है, विलरिक एसिड हो सकता है, और C6 अगर है तो डेट इज कॉल्ड कैपर। दीज आर फॉर कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। ये कॉमन नेम अगर आपके पास 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्यूटारिक एसिड होगा, अगर एल्डिहाइड है तो ब्यूटारल्डिहाइड होगा। उसके बाद IUPAC सिस्टम की बात करें तो IUPAC सिस्टम का एक स्टैंडर्ड मेथड है नेम देने के लिए। उसमें IUPAC सिस्टम में आपको 3 चीज़ें बेटा मिलती हैं। नंबर 1 आपको मिलेगा प्रीफिक्स, देन आपको मिलेगा पेरेंट नेम, और देन आपको मिलता है सुफिक्स। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। किसी भी कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को IUPAC नेम देना तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है, और इन तीनों का आपने यूज़ देखना है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ इंडिकेट कर रहा है। याद रखिएगा जो प्रीफिक्स है डेट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन को इंडिकेट कर रहा होता है। सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन कोई भी हो सकती है, मिथाइल, इथाइल, हेलो ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्स हो सकता है, उसके नंबर को इंडिकेट कर रहा होता है। नंबर 2 है पेरेंट नेम इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि पेरेंट चेन में कार्बन एटम कितने हैं, 4 हैं, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, जो भी है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंडिकेट कर रहा होता है। एंड द थर्ड वन इज द सुफिक्स किसको इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली को इंडिकेट कर रहा होता है। सो अगर आप ये 3 पॉइंट याद रख लें कि प्रीफिक्स जो है ये इंडिकेट लोकेशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट है, पेरेंट नेम इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट कर रहा होता है, और जो फिक्स है डेट इंडिकेट द फैमिली को इंडिकेट कर रहा होता है। कुछ एग्जांपल इसी के हम देख लेते हैं। लाइक अगर हम इसमें देखें तो ये एक बहुत सिंपल मैंने कंपाउंड लिखा है, डेट इज द 2 ब्यूटीन है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो ये क्या है, 2 ब्यूटीन। अब 2 ब्यूटीन में ये तीनों पॉइंट्स अगर आप गौर करें तो ये फर्स्ट प्रीफिक्स है, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करेगा या सब्स्टिट्यूएंट को इंडिकेट करेगा। अब पेरेंट नेम इसमें क्या है, 4 कार्बन एटम है, बट और इन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके फैमिली नेम को। इन जहां भी होगा उसका मीन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये इसका IUPAC नेम है, और इसी का अब आपने कॉमन नेम भी अंडरस्टैंड करना है। कॉमन नेम के लिए हम इसे लिखते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा, और इसे हम डेल्टा कह रहे होते हैं, अल्फा बीटा गैमा डेल्टा। सो अब अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा में यहाँ कॉमन नेम के लिए जब हम इसका नेम लिखते हैं तो कॉमन नेम के लिए मैंने अल्कीन का रूल आपको बताया है। अल्कीन के लिए हम क्या लिखते हैं, YLENE। सो 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम को हम लिखेंगे इसमें बीटा पोजीशन, बीटा ब्यूटाइलिन।
सो ब्यूटा ब्यूटाइलिन जो होगा इस कंपाउंड का ये कॉमन नेम होगा। सो इस तरह से हम अभी हम IUPAC सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करती हैं, लेकिन जस्ट पहले एक ओवरव्यू है कि हम कॉमन नेम और IUPAC नेम को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, कॉमन नेम के कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको आपने याद रखने हैं, और किन किन कंपाउंड के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमन नेम उनको याद रखना भी IUPAC नेम को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, एल्कीन और अल्काइन। अल्केन, एल्कीन और अल्काइन के कॉमन नेम्स तो हम जान चुकी हैं। अब हम इसको IUPAC नेम और इनके रूल्स क्या हैं, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं रूल्स के लिए, वो डिस्कस करते हैं। कुछ मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा और उन स्ट्रक्चर को फिर हम नेम देंगे और देन हम उससे रिलेटेड MCQs को डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं और इनके IUPAC नेम के रूल्स आपने अंडरस्टैंड करने और इनके शॉर्टकट पॉइंट क्या हैं वो भी समझिएगा। पहला पॉइंट, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। द फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। अब जो मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखा है, अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करूंगा तो स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, जबकि अगर मैं इस ब्रांच को सिलेक्ट करूंगा तो इसमें आपको कार्बन के एटम जो हैं वो 7 मिलेंगे। सो हमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए पॉइंट याद रखना है, हमेशा उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड के करीब सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर सेकंड कार्बन पे है और इस साइड से हम देखेंगे तो थर्ड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो डेफिनेटली हम नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट करेंगे। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, 5, 6 और 7। उसके बाद हम इसका नेम लिखेंगे। नेम लिखने के रूल्स भी आपने अंडरस्टैंड करने हैं। समटाइम जो नेम लिखा होता है वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लिखा होता, नेम सही होते हैं लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो पहले आपने अगर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उनका नंबर एक साथ लिख लें। 2 पर मिथाइल ग्रुप है, 5 पर मिथाइल ग्रुप है, तो दोनों का नेम आप एक जगह पर नंबर लिख लें। तो हम लिखेंगे 2, 5। दोनों नंबर को आपने कॉमा से डिफरेंशिएट करना है, देन आप लगाएंगे हाइफन। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास? 2। तो 2 के लिए हम डाई का वर्ड यूज़ करेंगे, 3 के लिए ट्राई का, 4 के लिए टेट्रा का यूज़ करेंगे। सो 2,5 डाई मिथाइल, मिथाइल ग्रुप में 2,5 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 7। 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। और याद रखिएगा ये वर्ड एज अ सिंगल, ये IUPAC नेम एज अ सिंगल वर्ड में मिलेगा। अगर आप हेप्टेन और मिथाइल के दरमियान स्पेस या हाइफन लगाएंगे तो नेम इनकरेक्ट होगा। 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। अब यहाँ पर एक शॉर्टकट पॉइंट आपने समझना है। अगर मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करता तो कार्बन नंबर 2 पर इथाइल ग्रुप था या 5 पर इथाइल ग्रुप था। अब सम टाइम आपको स्ट्रक्चर दिया होता है और ऑप्शन आपको लिखी होती है और आपको ऑप्शन में से उसका नेम सेलेक्ट करना होता है कि उसका करेक्ट नेम क्या है। तो ये शॉर्टकट पॉइंट याद रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे कभी मिथाइल ग्रुप नहीं आएगा। 1 मिथाइल 1,1 डाई मिथाइल कभी नहीं होगा, या 5 मिथाइल पेंटेन कभी नहीं होगा। पहला पॉइंट। नंबर 2, अगर मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करता तो सेकंड कार्बन पे क्या था? इथाइल, जो कि नहीं आया। सो सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पे कभी इथाइल ग्रुप नहीं आएगा। जहां भी लिखा होगा ना 2 इथाइल पेंटेन, वो इनकरेक्ट नेम है, 100% इनकरेक्ट है बेटा। सिमिलर अगर लिखा होगा 4 इथाइल पेंटेन तो सेकंड लास्ट कार्बन पे इथाइल ग्रुप है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो यहाँ पर ये आपने 3 पॉइंट याद रखनी है कि हमें इसको फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे मिथाइल नहीं आएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन पे इथाइल ग्रुप नहीं आएगा, और थर्ड पॉइंट क्या था? आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इक्वल एंड पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, अगर हम इसकी देखें तो स्ट्रेट चेन हमें नजर आ रही है, तो अगर इक्वल एंड पर सब्स्टिट्यूएंट हो, यहाँ भी सेकंड पर है, यहाँ भी सेकंड पर है, अगर तो ये थर्ड ना होता तो मैं यहाँ से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर थर्ड आ गया है। अब जिस एंड के करीब ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं आप उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये आसान पॉइंट है कि जिस एंड के करीब ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है आप उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ भी सेम वही मेथड लिखिए, कहाँ पर 2 3 और 5 पर पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की। सो नंबर जो अटैच हैं वो है 2, 3, 5। नंबर के बाद क्या यूज़ करेंगे? हाइफन। कितने मिथाइल ग्रुप है? 3, तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई ग्रुप कौन सा है? मिथाइल, ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 6, तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है, अगर हम इसमें देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक स्ट्रेट मिल रही है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, और ये चेन मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। जब 2 इक्वल चेन आपको मिले,
इक्वल लेंथ की। तो नेक्स्ट पॉइंट आपने ये देखना बेटा, जिस पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा अटैच होंगे आपने उसको लेना है, जिस पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे आपने उसको लेना है। सो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जो है आपको स्ट्रेट चेन में मिलेंगे। सो इस केस में हम जो है वो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द स्ट्रेट चेन। नेक्स्ट पॉइंट, नंबरिंग किस एंड से स्टार्ट करेंगे, जिस एंड के करीब सब्स्टिट्यूएंट है। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। क्या सब्स्टिट्यूएंट सब सेम है? नो, डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसका नेम लिखना है। अब इसमें हमारे पास मिथाइल, मिथाइल और ये कौन सा हमारे पास है? प्रोपाइल। अब अगर आप गौर करें, मिथाइल पहले आता है या प्रोपाइल पहले आता है? तो अगर आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देखें तो आपके पास M पहले आएगा, देन आपके पास P आता है, ठीक है। तो जब आप इनमें सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो आपको डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इन डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट को जब आपने नेम देना है तो नेम आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देना है, ठीक है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जैसे अगर इथाइल होगा तो E पहले आता है, इथाइल का मिथाइल से तो इथाइल, फिर हम मिथाइल लिखेंगे। इसका IUPAC नेम लिखते हैं अब। तो मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पर है? 2, 3 और 5 पर। तो 2, 3, 5 हाइफन 3 मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे ट्राई मिथाइल। उसके बाद आगे ना हाइफन 4 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है 4 लिखेंगे डैश, ये स्ट्रेट चेन प्रोपाइल की तो हम इसको लिखेंगे N प्रोपाइल, 4N प्रोपाइल। और टोटल कार्बन कितने हैं? 7, 4N प्रोपाइल हेप्टेन, इसका IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट अल्कीन और अल्काइन का हम देखते हैं। तो अल्कीन और अल्काइन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, तो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास कौन सी बन रही है? स्ट्रेट चेन जो है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट, हम उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस एंड के करीब डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर आपने पोजीशन को नहीं देखना, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना, यू हैव टू जस्ट लुक एट द डबल बॉन्ड जिस एंड के करीब होगा फंक्शनल ग्रुप, उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, 3, 4, 5 एंड 6। अब आप इनके जब नेम लिखेंगे तो सबसे पहले आपने नेम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पर है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? 3N प्रोपाइल, 3N प्रोपाइल। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन देनी है, जिन दो कार्बन में होगा उसमें जो लोअर नंबर होगा वो डबल बॉन्ड की पोजीशन देंगे, 3N प्रोपाइल 2। उसके बाद आपने लिखना टोटल कार्बन 6 हैं तो हेक्सीन, ANE को आपने रिप्लेस किससे करना है? ईन से, ENE रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी। ये भी हमारे पास स्ट्रेट चेन जो है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट होगी। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 2 डबल सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, लेकिन डबल बॉन्ड इस एंड के करीब है तो हम इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे। 3, 4, 5 और 6। सो सब्स्टिट्यूएंट सारे सेम है तो हम सबके नंबर एक साथ लिख लेंगे। 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पर 2 हैं तो दोनों नंबर आप लिखेंगे 5 और 5 2 बार लिखेंगे, 2, 5, 5। देन हाइफन टोटल का ग्रुप कितने हैं? 3 ट्राई मिथाइल। देन आप नंबर लिखेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन का, वो कहाँ पर है? 2 पर है। टोटल कार्बन कितने हैं? 6 हैं, 2 हेक्सीन। अगर डबल बॉन्ड एक ही स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो उस केस में आपने डबल बॉन्ड उस पेरेंट का जो नेम लिखने हैं, सबसे पहले आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख लें। यहाँ पर कहाँ पे है? 1 पर है और 3 पर है। उसके बाद पेरेंट कार्बन का नाम लिखें, वो क्या है? उसे हम लिखते हैं बट, 4 कार्बन को बट, आरडाइइन, 2 डबल बॉन्ड है, आरडाइइन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर स्टूडेंट इसका नेम जो सेलेक्ट कर रहे होते हैं 1,3 डाईब्यूटीन, विच इज़ अ रॉन्ग। अगर आप इसी में 1,3 डाईब्यूटीन का मैं नेम लिखूंगा तो याद रखिएगा ये नेम जो है ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नेम नहीं है। तो करेक्ट नेम क्या है? डाईइन। डाईइन का मीनिंग है कि डबल बॉन्ड 2 बार है। 1,3 डाईब्यूटीन का मीनिंग है कि ब्यूटीन 4 कार्बन की चेन 2 बार है। सो दिस इज द इनकरेक्ट नेम, ये नेम इनकरेक्ट है। तो करेक्ट नेम क्या होगा? 1,3 ब्यूटाडाईइन या बट-आ-डाईइन हम इसे कहते हैं। सिमिलर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में आपने सेम रूल्स यही हैं कि आपने लॉन्गेस्ट की चेन वो सेलेक्ट करें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिस एंड के करीब ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो 1, 2, 3 एंड 4। तो कार्बन नंबर 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नेम होगा 1 ब्यूटाइन। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE हमने लिखना है, ठीक है। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है
तो आप उस एन से स्टार्ट करेंगे जिस एन के करीब सब्स्टिट्यूएंट भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो। और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो आप आइदर एन से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। सो कहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ट्रिपल बॉन्ड है, 1 पर है और 4 पर है, तो 1, 4 देन हाइफन, कितनी है 5, तो आप लिखेंगे पेंट। दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए, जैसे दो डबल बॉन्ड थे अब दो ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेंट डाई आइन। अब आप YNE लिखेंगे कि आइन 2 बार है, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है। अब इसका जो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रूल है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं तो हमें किसको प्रेफर करना है, तो याद रखिएगा जो बॉन्ड पहले होगा हम उसे प्रेफर करेंगे। डबल बॉन्ड पहले आ जाए तो डबल को प्रेफर करें, ट्रिपल पहले हो तो ट्रिपल को प्रेफर करें। जैसे यहाँ देखिए ट्रिपल पहले है तो हम ट्रिपल को प्रेफर करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन इस केस में जो पेरेंट नेम देना है वो आपने डबल बॉन्ड को देना है, तो डबल बॉन्ड का नंबर कहाँ पर है 4 पे है, तो हम लिखेंगे 4, टोटल कार्बन कितनी है 6 है, तो 4 हेक्सीन। पेरेंट नेम हम डबल बॉन्ड को देंगे और जस्ट ट्रिपल बॉन्ड का नंबर मेंशन करेंगे और YNE लिख देंगे। सो 1 YNE फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब इस केस में इक्वल एंड पर आ गए हैं, तो याद रखिएगा जब इक्वल एंड पर हो देन वी हैव टू प्रेफर डबल बॉन्ड। अब हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे 1 2 3 4 5। सो इसके दो रूल याद रखनी है, डबल और ट्रिपल में जो भी पहले आ जाएगा आप उसको नंबर दोगे। अगर दोनों इक्वल एंड पर हैं देन आपने डबल बॉन्ड को नंबर देना है और पेरेंट नेम भी डबल बॉन्ड को देना है। आइदर नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट हो रही है या नहीं, लेकिन नंबर आप डबल बॉन्ड को ही देंगे पेरेंट नेम। तो इसका हम लिखेंगे 1 पेंटीन 4 YNE, जस्ट 4 का नंबर मेंशन करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का नेम मेंशन कर देंगे, डेट इज YNE। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड का वर्ड का मीन है डेट कंटेन बेंजीन रिंग, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम क्लासीफाई करते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। मोनोसाइक्लिक डेट कंटेन ओनली सिंगल बेंजीन रिंग, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग होंगे। सो पॉलीसाइक्लिक को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं आइसोलेटेड रिंग में जिसमें दोनों रिंग सेपरेट होंगे एंड फ्यूज्ड रिंग में जिसमें दोनों रिंग जो है वो आपस में फ्यूज्ड होंगे। अब हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उनकी नॉमेनक्लेचर देखते हैं। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम नेम देते हैं। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये सब के सब मोनोसाइक्लिक हैं, ठीक है, लेकिन इनमें सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को हम कहते हैं मिथाइल, या इसका कॉमन नेम देखें तो वो मिथाइल बेंजीन होगा, लेकिन इसका स्पेशल नेम जो है उसे हम कहते हैं टॉलिन। टॉलिन मिथाइल बेंजीन भी है, टॉलिन भी है। सिमिलर जैसे यहाँ पर OH है तो ये हाइड्रोक्सी बेंजीन है, बट इट्स स्पेशल नेम इज द फिनोल, इसका स्पेशल नेम फिनोल है। अब NH2 ग्रुप है, अमाइनो बेंजीन है, लेकिन हम इसका स्पेशल नेम देखेंगे तो स्पेशल नेम इसका क्या है एनिलीन, इसका स्पेशल नेम है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है तो इसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये तो अगर मोनो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा मोनो सब्स्टिट्यूएंट तो आप उसको कॉमन नेम जब देंगे तो मिथाइल बेंजीन ये सिंगल वर्ड में लिखेंगे, हाइड्रोक्सी बेंजीन सिंगल वर्ड में लिखेंगे, अमाइनो बेंजीन सिंगल वर्ड में लिखेंगे बेंजीन के साथ, ठीक है। बट अगर इसके स्पेशल नेम होंगे तो आप स्पेशल नेम टॉलिन, फिनोल और एनिलीन लिखेंगे जब दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। अब जैसे यहाँ पर दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल और मिथाइल है, तो इसकी पोजीशन को इसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन है, ये पोजीशन मेटा है और ये पोजीशन पैरा है। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो इसे हम कहते हैं ओजाइलिन, ठीक है। अब अगर मिथाइल ग्रुप M पोजीशन पर होगा तो एमजाइलिन होगा, P पर होगा तो पीजाइलिन होगा। अब यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं, जब 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों, यहाँ पर सिमिलर थे तो वो ओजाइलिन है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, तो अब आपने प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पहले होगा उसको नंबर 1 देंगे। और प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे नंबर 1 जो होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद है CN साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप के बाद है CHO एल्डिहाइड, देन है COCH3 कीटोन आएगा, कीटोन के बाद होगा OH, OH के बाद होगा NH2 और NH2 के बाद होगा OR ईथर और लास्ट पर होगा R। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद रखना है।
अब प्रायोरिटी ऑर्डर में जो ऊपर होगा उसको नंबर 1 देंगे। जैसे यहाँ कार्बोक्सिलिक है, OH है, तो नंबर 1 हम किसको देंगे, कार्बोक्सिलिक को। तो कार्बोक्सिलिक नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 होगा। जब आप इसका नेम लिखेंगे तो 3 का सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। कार्बोक्सिलिक ग्रुप स्पेशल नेम दे रहा है तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका जो नेम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब यहाँ देखें तो यहाँ CHO NH2 है, तो इसमें NH2 भी मौजूद है और CHO भी मौजूद है। दोनों प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ पर हमारे पास हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में CHO ऊपर है, अगर हम NH2 को देखें तो वो नीचे लाई कर है, तो हम CHO को नंबर 1 देंगे और NH2 को नंबर 2 देंगे। जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसका नेम होगा 2 अमाइनो, CHO बेंजल्डिहाइड है तो 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड, ये सिंगल वर्ड में आप इसका नेम लिखेंगे 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड। अब अगर हम यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट है और तीनों सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो ये प्रायोरिटी लिस्ट में NO2 भी नजर नहीं आ रहा, Br भी नहीं है, Cl भी नहीं है। तो जब इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिर आपने जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली ऑर्डर लास्ट पे आ रहा होगा उसको नंबर 1 देंगे। तो CBN, तो N को नंबर हम यहाँ पर 1 देंगे, N का नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा, ये 5 और 6 होगा। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो लास्ट पर आएगा उसको नंबर 1 देंगे, लेकिन जब नेम लिखना है हमने तो बाकी सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। जब इसका हम नेम लिखेंगे तो इसका नेम होगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो और कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रो है तो उसको हम एक ही वर्ड में लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। देन अगर दो डिफरेंट ग्रुप आ जाए, अगर NH2 ग्रुप है ये भी स्पेशल ग्रुप में मौजूद है, OH है ये भी स्पेशल ग्रुप में मौजूद है, दोनों ऊपर नीचे हैं। OH को हम प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर है तो OH को हम नंबर 1 देंगे, ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा और नंबर 3 होगा। अब क्योंकि OH उसको स्पेशल नेम दे रहा है तो हम इसका स्पेशल नेम ही लिखेंगे, तो इसका नेम होगा 3 अमाइनो फिनोल, एक ही वर्ड में हम लिखेंगे 3 अमाइनो फिनोल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलीसाइक्लिक अरोमेटिक रिंग में आइसोलेटेड रिंग और फ्यूज्ड रिंग। नेक्स्ट है पॉलीसाइक्लिक अरोमेटिक आइसोलेटेड रिंग में और फ्यूज्ड रिंग में। बिफोर आइसोलेटेड फ्यूज्ड रिंग आपने एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है, C6H6 ये बेंजीन है, अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस करती हैं तो आपके पास कंपाउंड क्या बनेगा, C6H5। ठीक है, C6H5 को हम क्या कहते हैं, फिनाइल, फिनाइल। ठीक है, फिनाइल ग्रुप है, अराइल, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल को हम अराइल कहते हैं, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल इज कॉल्ड अराइल। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम यहाँ देखें तो दोनों बेंजीनिंग एक बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच हैं, इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड रिंग। तो ये ग्रुप भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, तो इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं बाइफिनाइल, बाइफिनाइल। यहाँ देखें दो मिथाइल ग्रुप है, दो फिनाइल ग्रुप हैं और सेंटर में कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है। ठीक है, CH2 है, इसको हम मिथाइल ग्रुप ले रहे हैं, मीथेन है, तो यहाँ पर ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है, तो हम इसका नेम लिखते हैं डाइफिनाइल मीथेन। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर बाइफिनाइल लिख दिया, यहाँ पर डाइफिनाइल, क्या हम यहाँ भी डाई लिख सकते हैं? नो। याद रखिएगा जब दो रिंग आपस में फ्यूज हो रही हैं, देयर इज नो एनी अदर थिंग, तो हम इसे बाइफिनाइल कह रहे हैं कि दो रिंग है, बाई मीन दो, यहाँ पर सेंटर में चेन है। अब ये दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं, जब दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे, जैसे हमने डाई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, इसी तरह हमने डाई इथाइल लिखा था, तो सिमिलर यहाँ पर दो ग्रुप आ गए हैं फिनाइल फिनाइल के, तो इसलिए हम लिखा है डाई फिनाइल और सेंटर में चेन जो है एक कार्बन की, उसे मीथेन कह रहे हैं, सो इट इज डाई फिनाइल मीथेन। आई होप के बाई और डाई में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है नेफ्थलीन, फ्यूज रिंग में दो रिंग है और ये तीन रिंग है, एंथ्रासीन है। अब नेफ्थलीन में यहाँ पर मैंने बॉन्ड शो किए, अगर आप गौर करें बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं आपको, 5 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये फ्यूज रिंग है, फ्यूज रिंग में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होता है। आइसोलेटेड रिंग में कार्बन के नंबर सेम है, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हुआ है, सो अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करते हैं बाइफिनाइल की, तो इसका फार्मूला होगा C6, एक कार्बन के एक रिंग के हैं और दूसरे रिंग के भी C6 हैं, तो C12 होगा, और H 2 हाइड्रोजन कम होंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो H10 होगा। C12H10 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आइसोलेटेड बाइफिनाइल का। लेकिन नेफ्थलीन क्योंकि ये फ्यूज रिंग है, तो याद रखिएगा जहां पर दो रिंग फ्यूज होते हैं, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन कम हो जाती हैं, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन,
मीन इसके हाइपोथेटिकल फार्मूला अगर हम देखें तो C12H12 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 2 कार्बन कम हुए हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C10 होगा। और H8 जो है दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन। अब इसमें 3 पॉइंट, नेफ्थलीन में पाई बॉन्ड इसमें जो है वो 6 नहीं है 5 है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। पाई इलेक्ट्रॉन 10, पाई बॉन्ड कितने हैं 5। और इसका फार्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H8 है। सिमिलर यहाँ देखिए तो यहाँ पर बेसिकली तो 9 पाई बॉन्ड होने चाहिए थे, लेकिन अगर आप काउंट करें तो आपको 7 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंड पर पाई बॉन्ड होने चाहिए, तो हर अल्टरनेट एंड पर पाई बॉन्ड है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 3 रिंग है तो C18H18 होना चाहिए बेसिकली तो, लेकिन 2 कार्बन यहाँ से 2 कार्बन यहाँ से कम हुए तो क्या इसका फार्मूला बनेगा, 4 कार्बन कम हो गए हैं तो C14 होगा। 4 हाइड्रोजन यहाँ से 4 हाइड्रोजन यहाँ से तो C14H10 जो होगा ये एंथ्रासीन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है और फिनेंथ्रीन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो आपको इनके साथ मॉलिक्यूलर फार्मूले जो हैं वो भी याद करने हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो अभी हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर। अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n+1। ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये फार्मूला है अल्काइल ग्रुप का। तो इसके साथ हैलोजन है तो हैलोजन हम अटैच करेंगे X, दिस इज फार्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप। एंड सिमिलर जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज CnH2n+1। ये फार्मूला अगेन किसका है, अल्काइल ग्रुप का है। तो इसके साथ क्या ग्रुप हम अटैच करेंगे, OH। ठीक है, OH, तो हम इसको CnH2n+2O भी लिख सकते हैं। ये H को आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो यही फार्मूला जो बन जाएगा CnH2n+2O होगा। अब अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल की जो क्लासिफिकेशन है ये सेम पैटर्न पर है, जिसको हम क्लासीफाई करेंगे इनटू द मोनोहैलोअल्केन, डाईहैलोअल्केन एंड पॉलीहैलोअल्केन में इसको क्लासीफाई करेंगे। और उनके अभी हम दोनों को कंपैरिजन में उनके कॉमन नेम्स और IUPAC नेम को स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन, इस क्लासीफाई हम इसको करेंगे बेटा मोनोहैलोअल्केन में या मोनो अल्कोहल में, डाईहैलोअल्केन या डाई अल्कोहल एंड पॉलीहैलोअल्केन या पॉली अल्कोहल में। देन फर्दर हम मोनोहैलोअल्केन्स को क्लासीफाई करेंगे इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। दिस इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन प्राइमरी कार्बन के साथ हैलोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होगा हैलोजन एटम तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या सेकेंडरी अल्कोहल होगा। देन अगर मोनोहैलोअल्केन होंगे, याद रखिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली मोनोहैलोअल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओनली मोनोहैलोअल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, डाईहैलोअल्केन या पॉलीहैलोअल्केन को हम अल्काइल हैलाइड नहीं कहते, मोनोहैलोअल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये फार्मूला भी अल्काइल हैलाइड का है। अल्काइल हैलाइड को हम नॉर्मली किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, RX के साथ। व्हाट इज R, अल्काइल ग्रुप, और X क्या है, हैलोजन। एंड सिमिलर अगर हम अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH, और OH अल्कोहल है और R इसमें भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, जिसको अल्काइल ग्रुप CnH2n+1 जो है ये अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और उनके कॉमन और IUPAC नेम को स्टडी करते हैं। मोनोहैलोअल्केन को हम क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, अगर हम इसमें इसके जो आपने नेम नॉमेनक्लेचर में IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों नेम आपको आने चाहिए। तो IUPAC नेम के लिए आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, हैलोजन एटम। तो जिस एंड के करीब या जिस कार्बन पर हैलोजन होगा वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हैलोजन एटम सेंटर में है तो आपने जिस एंड के करीब होगा उस एंड से आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सेंटर से आपने नंबरिंग स्टार्ट नहीं करनी। जैसे अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट करूंगा, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है, तो इसमें हम आइदर एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हैलोजन एटम सेंटर में है तो 1 2 एंड 3।
अब इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो यहाँ भी हम आइदर एंड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 और 3 थर्ड कार्बन एटम। अब हम इनके IUPAC नेम पहले देखते हैं। IUPAC नेम में बेटा और कॉमन नेम एक डिफरेंस याद रखिएगा। IUPAC नेम में पहले आपने हैलोजन का नेम लिखना है, उसकी पोजीशन लिखनी है, फिर आपने पेरेंट कार्बन का जितने भी उसमें कार्बन है आप उसका नेम लिखोगे। लेकिन कॉमन नेम में इसका ऑपोजिट है। कॉमन नेम में पहले आपने अल्काइल ग्रुप का नेम लिखना है, फिर आपने हैलोजन का नेम लिखना है। जैसे इसके अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम है 1 क्लोरो, टोटल कार्बन कितनी है 3, तो 1 क्लोरो प्रोपेन, ये IUPAC नेम होगा इस कंपाउंड का, ठीक है। बट इसी कंपाउंड के अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो हम इसे कहते हैं प्रोपाइल क्लोराइड। इट्स कॉमन नेम इज प्रोपाइल क्लोराइड। आपको सम टाइम MCQs में कॉमन नेम दिया होता है और कॉमन नेम देने के बाद आपसे IUPAC नेम पूछा जाता है। सिमिलर अगर हम इसकी बात करें, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, सेकंड कार्बन पर हेलोजन एटम है तो इसका नेम क्या होगा 2 क्लोरो, 3 कार्बन एटम है तो 2 क्लोरोप्रोपेन, सो इट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसका कॉमन नेम क्या है, इसके दो कॉमन नेम, जो एक इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है इसका वो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट इसको प्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं, प्रोपाइल नहीं होगा बेटा, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ठीक है। अब आइसो इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आइसो कॉमन वर्ड कॉमन नेम के लिए यूज होता है बेटा, ये IUPAC के लिए यूज नहीं होता। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्यों कह रहे हैं कि सेकंड कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी आइसो हैं, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल, जितने भी आइसो हैं ये सब के सब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल विच इज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सो आइसोप्रोपाइल जो है क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर है तो हम कहते हैं सेकेंडरी, इट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। जबकि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो होगा ये कौन सा है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, जबकि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जो है ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, ऑल आइसो आर प्राइमरी एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल विच इज अ सेकेंडरी, ठीक है। जहां पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा वो सेकेंडरी होगा, इसके अलावा जितने भी होंगे सब के सब प्राइमरी होंगे। अब प्रोपाइल क्लोराइड के अगर आपसे आइसोमर पूछे जाएं तो प्रोपाइल क्लोराइड के 2 आइसोमर है, प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं है, लेकिन प्रोपाइल क्लोराइड के 2 आइसोमर हैं। इसके कौन कौन से हैं, N प्रोपाइल क्लोराइड और सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड जो है ये इसके 2 आइसोमर हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्शरी। टर्शरी के लिए क्या है कि अगर हैलोजन एटम टर्शरी कार्बन पर अटैच होगा तो हम उसे कहते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट की है। अब इसमें हमारे पास एक साइड पर मिथाइल ग्रुप है और उसी कार्बन पे क्लोरीन है, ठीक है। तो अब आपने इसको, जब क्लोरीन भी आपके पास है और मिथाइल ग्रुप भी है तो आप इसमें हैलोजन एटम को भी नंबर देंगे और आप मिथाइल ग्रुप को भी नंबर देंगे, और इसमें भी आपने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ख्याल रखना है। तो इसका नेम हम लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, टोटल कार्बन कितनी है 3 है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम होगा, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कॉमन नेम इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इट्स कॉमन नेम इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड बिकॉज जो हैलोजन एटम है इट इज अटैच एट टर्शरी कार्बन एटम। सो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज द टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल है और इट्स नेम IUPAC नेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देन डाईहैलोअल्केन को हम क्लासीफाई करेंगे फर्दर, डाईहैलोअल्केन को विसिनल डाईहैलाइड, विसिनल डाईहैलाइड एंड जेमिनल डाईहैलाइड, ठीक है। विसिनल डाईहैलाइड, अगर एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन एटम अटैच होंगे तो दैट इज कॉल्ड विसिनल डाईहैलाइड, लाइक यहाँ पर एक क्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, सो इट्स ने ये विसिनल डाईहैलाइड है। जेमिनल में क्या होगा कि एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन एटम अटैच होंगे, अगर एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन एटम अटैच हैं तो हम उसे जेमिनल डाईहैलाइड कहते हैं। इनकी नॉमेनक्लेचर के लिए आपने अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप सेलेक्ट करें, ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। तो कार्बन नंबर 1 पर 2 हैलोजन है तो आप कार्बन नंबर 1 का नेम लिखोगे 1,1,
दो हैलोजन है तो आप लिखोगे डाई क्लोरो, दो कार्बन एटम है डाई क्लोरो इथेन, दो कार्बन एटम को हम इथेन कहते हैं, सो इट इज 1,1 डाई क्लोरो इथेन। जब हम इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो इसमें भी आपने यही चेन हमारे पास है, तो दोनों कार्बन पर एक एक हैलोजन है, तो जब आप इसका नेम लिखेंगे तो इसके नेम हम लिखेंगे 1 और ये कार्बन एक को कार्बन नंबर 1 देंगे, दूसरे को कार्बन नंबर 2 देंगे, एक कार्बन 1 2, सो 1 2 डाई क्लोरो इथेन। सो 1 2 डाइक्लोरो इथेन विसिनल डाइहैलाइड है, एंड 1 डाई क्लोरो इथेन जो है इट इज जेमिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड का आईयूपीएसी नेम भी आपको आने चाहिए। उसके बाद है पॉलीहेलोल्कीन। पॉलीहेलोल्कीन में क्या होगा, या पॉलीहेलोल्कीन में क्या होगा, पॉलीहेलोल्कीन को हम क्लासीफाई करते हैं नॉट इनटू अल्काइल हैलाइड, इट इज हेलोल्कीन। अल्काइल हैलाइड याद रखिएगा, सिर्फ मोनोहेलोल्कीन को हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ओनली मोनोहेलोल्कीन जो हैं दे आर नॉन एज अल्काइल हैलाइड। सिर्फ अल्काइल हैलाइड मोनोहेलोअल्कीन है। ये हेलोजीनोअल्कीन्स तो हैं लेकिन ये अल्काइल हैलाइड नहीं है, ये हेलोअल्कीन में हम क्लासीफाई करते हैं। और पॉलीहेलोल्कीन में क्या होगा, एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा हैलोजन एटम जो हैं एक ही कंपाउंड में दो से ज़्यादा हैलोजन एटम होंगे। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें 3 क्लोरीन के एटम अटैच हैं एक ही कंपाउंड में, ठीक है। तो आप इसकी नॉमेनक्लेचर के लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आप सिलेक्ट करोगे, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, तो आप नंबर लिखें 1 2 3। टोटल कार्बन हैलोजन कितनी है, 3 ट्राई क्लोरो, टोटल कार्बन कितनी है, ट्राई क्लोरोप्रोपेन, इट्स आईयूपीएसी नेम इज ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक भी करते हैं। अब इसमें हम एक एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइल हैलाइड। आपने बताना है इन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो अल्काइल हैलाइड है। अल्फा ऑप्शन है CH3Cl, बीटा ऑप्शन CH2Cl2, चार्ली ऑप्शन CHCl3 एंड डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, कि इनमें से कौन सा अल्काइल हैलाइड है। अभी अब मैंने आपको बताया कि अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, ओनली मोनोहेलोल्केन्स आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। डाईहेलोल्केन या पॉलीहेलोल्केन्स को अल्काइल हैलाइड हम नहीं कहते। तो अल्काइल हैलाइड इनमें से कौन सा होगा, डेफिनेटली आंसर हमारे पास क्या होगा, अल्फा। अल्काइल हैलाइड सिर्फ ये डाईहेलोल्केन है, ये पॉलीहेलोल्केन है, लेकिन अल्काइल हैलाइड इसमें कौन सा होगा, ओनली अल्फा। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट हम अल्कोहल को सेम क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करेंगे। अल्कोहल मोनो अल्कोहल में हम क्लासीफाई करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में। जस्ट लाइक अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल को भी हम मोनो, डाई और पॉली में क्लासीफाई करते हैं। तो मोनो अल्कोहल का हम एग्जांपल देखते हैं। मोनो अल्कोहल में भी रूल वही है कि आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने हैं और आपने नंबरिंग भी उस एंड से स्टार्ट करें जिस एंड के करीब हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। सो इसका अगर हम नेम लिखें तो इट्स नेम आईयूपीएसी नेम इज 1-ब्यूटानोल। अल्केन में ई की जगह पर आपने OL लिखना है। अल्कोहल का जनरल आईयूपीएसी नेम है एल्कानोल। सो अल्कीन में ई की जगह पर आप क्या लिखोगे, 1-ब्यूटानोल। अब 1-ब्यूटानोल का अगर हम कॉमन नेम देखें तो इसका कॉमन नेम 4 कार्बन है और अल्कोहल है, तो हम इसे ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। इट्स कॉमन नेम इज ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आप इसमें अगेन वही पॉइंट अंडरस्टैंड करें कि कॉमन नेम के लिए पहले अल्काइल ग्रुप आएगा और बाद में अल्कोहल आएगा। अल्काइल हैलाइड में भी यही था, पहले अल्काइल ग्रुप था और बाद में हैलोजन एटम था। तो यहाँ भी कॉमन नेम के लिए ब्यूटाइल अल्कोहल इज नॉट आईयूपीएसी नेम। ये हम इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि ब्यूटाइल अल्कोहल समटाइम लिखा होता है, स्टूडेंट ब्यूटाइल अल्कोहल को आईयूपीएसी नेम टिक करते हैं। ब्यूटाइल अल्कोहल इज नॉट आईयूपीएसी नेम, 1-ब्यूटानोल इज द आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर। दिस इज आल्सो ब्यूटाइल अल्कोहल का आइसोमर है जो मैंने आपके सामने लिखा है। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, इसमें एक ब्रांच है। तो इसका आईयूपीएसी नेम के लिए पहले सब्स्टिट्यूएंट जो है आप उसका नंबर लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पर है तो इसका नेम होगा 2, फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना होता है, 2-मिथाइल। कार्बन नंबर 1 पर OH है तो उसकी आप पोजीशन लिखोगे 2-मिथाइल 1
propanol. 2-methyl 1-propanol is the IUPAC name of isobutyl alcohol. अब इसका कॉमन नेम जो है, इट्स कॉमन नेम इज isobutyl alcohol. अब आप अगर आप गौर करें, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आइसो जो होंगे, जितने भी आइसो होंगे वो सब के सब प्राइमरी है एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो सेकेंडरी है. तो यहाँ देखेंगे कार्बन भी प्राइमरी कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. सो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल जो है दैट इज आल्सो प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं है, दिस इज आल्सो प्राइमरी अल्कोहल. सो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल आल्सो प्राइमरी अल्कोहल. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं सेकेंडरी. इसमें भी हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड के करीब हाइड्रोक्सिल है, कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4. सो अगर हम इसका नेम देखें तो सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल है तो 2-ब्यूटानोल, दिस इज IUPAC नेम. 2-ब्यूटानोल इसका IUPAC नेम होगा और इसी का जो कॉमन नेम होगा 2-ब्यूटानोल का, इसे हम सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. सो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है. सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है. 1-ब्यूटानोल प्राइमरी अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है. एंड द फोर्थ वन इज फोर्थ आइसोमरो-ब्यूटाइल अल्कोहल. इसमें हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे. आइदर एंड से आप नंबरिंग स्टार्ट करें. अब सेकंड कार्बन पे ही हाइड्रोक्सिल है और सेकंड कार्बन पर ही मिथाइल ग्रुप है. सो अगर आप इसका IUPAC नेम देखेंगे तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, तो इसका नेम क्या होगा? 2-मिथाइल. सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है और सेकंड कार्बन पर ही OH ग्रुप है, 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल. 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल इज द IUPAC नेम. अब इसी का कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो अगर आप जितने भी कॉमन नेम है उनमें अगर आप गौर करें तो पहले अल्काइल ग्रुप का नेम आएगा, बाद में अल्कोहल हम लिख देते हैं. अब यहाँ पर 4 आइसोमर मैंने लिखे हैं, 1-ब्यूटानोल, 2-मिथाइल 1-प्रोपानोल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल. सो ब्यूटाइल अल्कोहल के 4 आइसोमर है. ठीक है. प्रोपाइल अल्कोहल के 2 आइसोमर होंगे, प्रोपाइल क्लोराइड एंड आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन ब्यूटाइल अल्कोहल के 4 आइसोमर हैं जो मैंने सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं. अब यहाँ एक शॉर्टकट पॉइंट भी समझिएगा बेटा. अक्सर आपको जब MCQs की स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है कि आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम लिखें, या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कौन सी अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में है. ठीक है. टर्शरी अल्कोहल के लिए याद रखिएगा, अगर एक ही कार्बन पर हैलोजन या अल्कोहल और मिथाइल ग्रुप होगा तो वो टर्शरी होगी. मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट, अगर आप इस पॉइंट को याद रख लेंगे तो टर्शरी अल्कोहल आपको कभी नहीं भूलेगी कि अगर एक ही कार्बन पर अल्कोहल OH ग्रुप भी होगा और मिथाइल भी, 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल या 2-मिथाइल 2-क्लोरोप्रोपेन, तो ये टर्शरी होगा. अगर एक ही कार्बन पर अल्कोहल और मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तो कभी टर्शरी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्यूटाइल अल्कोहल के 4 आइसोमर हैं, 1-ब्यूटानोल है, 2-मिथाइल 1-प्रोपानोल, देखिए ये प्राइमरी है क्योंकि आइसो है, और 2-ब्यूटानोल एंड 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल. सिमिलर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल में भी इसको क्लासीफाई करते हैं जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन पर भी हो सकते हैं और दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन पर भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो एडजेसेंट कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अब इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर आपको इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नजर आ रहे हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पर. सो हम इससे क्या कहते हैं? 1,2 इथेन. 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं? इथेन. 1,2 इथेन. अब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम लिखेंगे डाईओल, ये IUPAC नेम है. 1,2 इथेन डाईओल. डाई रिप्रेजेंट 2, OL रिप्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि इसी का अगर आप कॉमन नेम देखें तो हम इसे कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल. इट्स कॉमन नेम इज इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका कॉमन नेम होगा. ठीक है. कॉमन नेम इथाइलिन ग्लाइकोल. अब सिमिलर एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन पर भी आ सकते हैं, लाइक यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दिस वन इज आल्सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप. एक ही कार्बन में दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है. तो आप इसको जब आप इसका IUPAC नेम लिखेंगे 1,1 इथेन
डाइओल, इसको भी आप ये लिखेंगे 1,1 इथेन डाइओल, ठीक है। जेमिनल डाइओल भी हम इसे कहते हैं, और एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द 1,1 इथेन डाइओल। सिमिलर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी एग्जिस्ट करती है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, एक ही कंपाउंड पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे लाइक दिस इसमें, और इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, वेरी कॉमन है इसका नेम, इट्स कॉमन नेम इज द ग्लिसरॉल, ये इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम आपको पास्ट पेपर एंटी टेस्ट में भी मिलेगा। इसका IUPAC नेम क्या है? 1, 2, 3। अब इसका IUPAC नेम लिखेंगे 1, 2, 3। टोटल कार्बन कितनी है? 3, तो आप पेरेंट चेन का नेम लिखेंगे प्रोपेन, और कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? 3, प्रोपेन ट्राइओल, 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइओल। ट्राई मीन 3 हाइड्रोक्सिल हैं, और ओल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोक्सिल को, सो 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राइओल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, डाईहाइड्रिक अल्कोहल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में आपको 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे। और याद रखिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से उसमें एक हाइड्रोजन जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है, जबकि इसमें 2 हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन जो है ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं किसी भी रिएक्शन में, सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे दोनों हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, और इस केस में 3 आपको नजर आ रहे हैं, तीनों एक्टिव हाइड्रोजन है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जैसे जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी यू नो कि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होंगे। सो क्लासिफिकेशन में आपको कॉमन नेम आ सकते हैं, आपको IUPAC नेम आ सकते हैं, ज़्यादातर समटाइम कॉमन नेम से अपने स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है, या इसी में से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आपको MD-CAT एंटी टेस्ट में मिलेगा, जिसमें आपको प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल जो है इसके स्ट्रक्चर पूछे हुए, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर हम एल्डिहाइड और कीटोन बोथ आर कॉल्ड द कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC+O और H के साथ, और एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला जो है CnH2NO, ठीक है। एंड नेक्स्ट कीटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC+O एंड R के साथ, और कीटोन हैव द सेम जनरल फार्मूला CnH2NO, दोनों का जनरल फार्मूला सेम है। याद रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन के अगर कार्बन नंबर सेम होंगे सो बोथ कैन शो, दोनों जो हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करते हैं, बोथ कैन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अगर दोनों के कार्बन नंबर सेम होंगे सो दे कैन शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। नेक्स्ट पॉइंट, एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन एटम है इट इज sp2 हिब्रिडाइज्ड, एंड सिमिलर कीटोन का जो कार्बोनिल ग्रुप है इट इज आल्सो sp2 हिब्रिडाइज्ड। दोनों के कार्बोनिल ग्रुप के सेम ज्योमेट्री है, सेम बॉन्ड एंगल और हिब्रिडाइजेशन भी सेम होगी। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन के कॉमन और IUPAC नेम के अकॉर्डिंग जो है इनकी नोमेनक्लेचर जो है उसको स्टडी करते हैं। इन स्ट्रक्चर के हम IUPAC नेम देखते हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा फॉर्माइल ग्रुप टर्मिनल एंड पर होगा। ड्यू टू प्रेजेंस एट द टर्मिनल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड ग्रुप्स है उसमें जो फॉर्माइल ग्रुप टर्मिनल एंड पर होने की वजह से एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये पोजिशनल आइसोमर शो नहीं करते। एल्डिहाइड क्योंकि ये हमेशा टर्मिनल एंड पर है सो दे कैन नॉट शो द पोजिशनल आइसोमर। तो इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका है फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन को हम कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और इसका IUPAC नेम, क्योंकि इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या कहते हैं? मीथेन। तो मीथेन में आपने E को रिमूव करना है और उसकी जगह पर आप AL लगाएंगे, मैथानल। मैथानल इज द IUPAC नेम। सो इट्स कॉमन नेम इज द एसीटल्डिहाइड। 2 कार्बन को हम एसिड कहते हैं, एसीटल्डिहाइड, और 2 कार्बन
को इथेन कहते हैं, तो इथेन में से आपने एक कार्बन, इथेन में से ई की जगह पर आप क्या लगाओगे, एथानल Al अटैच करोगे। सिमिलर प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम है और IUPAC नेम 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आप क्या कहते हैं, प्रोपेन। तो प्रोपेन में ई को रिमूव करें और Al अटैच करें, प्रोपानल इसका IUPAC नेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपने अंडरस्टैंड करना है, ये तो फॉर्माइल ग्रुप है बेटा। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो उसे हम अल्फा कहते हैं, उसके साथ वाली कार्बन को हम बीटा कहते हैं, उसके साथ वाली कार्बन को हम गैमा कहते हैं, ठीक, उसके साथ वाली कार्बन को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो अल्फा, बीटा, गैमा और डेल्टा। अब इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम पहले देखते हैं। कॉमन इसका क्या होगा, 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूटाइल। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ब्यूटाइलडिहाइड, ब्यूटाइलडिहाइड। और इसका IUPAC नेम ब्यूटेन है, 4 कार्बन एटम मतलब 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहती हैं, तो IUPAC नेम क्या होगा, ब्यूटानल इज द IUPAC नेम। सो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5, 6 है, तो 6 कार्बन को हम कहते हैं कैपर। तो कैपरल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होगा, कैपरल्डिहाइड। और इसका IUPAC नेम हेक्सेन है, तो हेक्सानल, हेक्सानल इट्स IUPAC नेम। सो 6 कार्बन की जो आपके पास एल्डिहाइड होगा, कैपरल्डिहाइड, और उसका IUPAC नेम होगा हेक्सानल। आपने नोट किया होगा ब्यूटानल, हेक्सानल, प्रोपेनल कहीं भी हमने फंक्शनल ग्रुप को नंबर नहीं दिया, बिकॉज इट ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड, ये हमेशा टर्मिनल एंड पर होगा और इसी वजह से तो एल्डिहाइड पोजिशनल आइसोमर नहीं देते। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कीटोन की नोमेनक्लेचर। कीटोन को हम क्लासीफाई करेंगे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन में। सिमेट्रिकल कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो सेम होंगे, जबकि अनसिमेट्रिकल कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हैं वो अनइक्वल होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। अब इनके दो तरह के हम नाम इनको देते हैं, इनको हम कॉमन नेम भी देंगे और इनको IUPAC नेम भी देंगे। सो फर्स्ट में हम देखते हैं कॉमन नेम के लिए कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पर जो ग्रुप हैं आप उनका नेम लिखें, साथ में कीटोन लिखते हैं। जैसे इसका कॉमन नेम जो होगा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन जो है इसका कॉमन नेम होगा। लेकिन IUPAC नेम के लिए टोटल कार्बन एटम को आपने काउंट करना है, और अगर जैसे यहाँ पर कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 है, तो 3 कार्बन के लिए आपको कार्बोनाइल ग्रुप की पोजीशन शो करना जरूरी नहीं होता। सो इसी का अगर हम IUPAC नेम लिखे तो हम इसको लिखते हैं प्रोपेन। प्रोपेन में आपने ई को रिमूव करना है, उसकी जगह पर ONE। सो प्रोपेनॉन इज द IUPAC नेम ऑफ एसीटोन। इसको डाईमिथाइल कीटोन भी कहते हैं, एसीटोन भी कहते हैं, ये दोनों कॉमन नेम है, जबकि प्रोपेनॉन इसका IUPAC नेम होगा। सिमिलर सेकेंड हम देखते हैं। अब अगर आप इसकी नंबरिंग करें तो इसकी नंबरिंग हम आइदर एंड से स्टार्ट करेंगे। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन यू कैन स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम आइदर एंड, किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे। सो इसका जो कॉमन नेम है, पहले यहाँ भी इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, डाई इथाइल। डाई इथाइल कीटोन जो है ये इसका कॉमन नेम होगा। लेकिन इसका IUPAC नेम, 3rd कार्बन पर कीटोन ग्रुप है, तो 3 टोटल कार्बन कितनी है, 5, 3 पेंटानॉन, 3 पेंटानॉन जो होगा ये इसका IUPAC नेम होगा। सिमिलर यहाँ देखें कॉमन नेम के लिए, तो इसमें इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है, तो हम दोनों के नेम सेपरेट सेपरेट लिखेंगे, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम होगा, लेकिन इसी का IUPAC नेम। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस एंड के करीब कार्बोनाइल ग्रुप होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। सो सेकेंड कार्बन पर कार्बोनाइल ग्रुप है, इट्स IUPAC नेम इज 2, टोटल कार्बन 4 हैं, 2 ब्यूटानॉन, इट्स IUPAC नेम इज 2 ब्यूटानॉन। अब इसमें एक साइड पर इथाइल है, एक साइड पर प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, प्रोपाइल और इथाइल। तो यहाँ पर हम इसका नेम, कॉमन नेम लिखेंगे इथाइल एन प्रोपाइल, क्योंकि स्टेट चेन है, एन प्रोपाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम होगा। लेकिन इसके IUPAC नेम के लिए नंबरिंग अब उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिस एंड के करीब कार्बोनाइल ग्रुप होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 3rd कार्बन पर कीटोन है तो उसका नंबर लिखेंगे 3, टोटल कार्बन 6 हैं, सो 3 हेक्सानॉन, इसका जो नेम होगा इट्स नेम इज 3 हेक्सानॉन। सो 3 हेक्सानॉन
IUPAC नेम है, जबकि कॉमन नेम इथाइल एन प्रोपाइल है। ये सब के सब थे एलिफेटिक। अब हम देखते हैं एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। याद रखिएगा एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड को हम IUPAC नेम नहीं देते, ठीक है। इनके जो नेम होंगे वो कॉमन नेम होंगे। IUPAC नेम के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड को हम नेम नहीं देंगे इनके कॉमन नेम से। जैसे इसका स्पेशल नेम है बेंजल्डिहाइड, जो कि हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी इसको स्टडी किया है, बेंजल्डिहाइड। अब इसका जो कॉमन नेम है, इसके कॉमन नेम दो डिफरेंट कॉमन नेम है। इस ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल, ये है फिनाइल, तो इसका कॉमन नेम जो है मिथाइल फिनाइल कीटोन भी हम इसे कहते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम है। और अदर इसका जो नेम है चैप्टर नंबर 9 में जो आप लोग पढ़ेंगे, इसे हम एसीटोफिनॉन भी कहते हैं, एसीटोफिनॉन भी इसी को हम कहते हैं, ये भी इसका एसीटोफिनॉन। इट इज आल्सो कॉमन नेम ऑफ मिथाइल फिनाइल कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड O एंड OH के साथ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में दो ग्रुप आपको मिलेंगे। फर्स्ट है कार्बोनाइल, इसके फर्स्ट 4 वर्ड हम लेते हैं कार्ब, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसका हम ऑक्साइल ले रहे हैं, तो इसको हम ग्रुप को कह रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो जनरल फार्मूला है इट इज CnH2nO2। याद रखिएगा एल्डिहाइड और कीटोन में CnH2nO था, कार्बोक्सिलिक एसिड में CnH2nO2 है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फर्स्ट दो क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में, जबकि एरोमेटिक को हम क्लासीफाई करेंगे अगेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इन सब कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड्स। फैटी एसिड इन सब में ओनली एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम फैटी एसिड कहते हैं। एलिफेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर नॉट फैटी एसिड्स। अब हम इनके स्ट्रक्चर और उनके IUPAC नेम स्टडी करते हैं। इन स्ट्रक्चर के IUPAC नेम देखते हैं। फर्स्ट कॉमन नेम, इसका एक कार्बन, तो एक कार्बन को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड इज द कॉमन नेम। और इसी का IUPAC नेम, इसका जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो मोनोकार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, इनका जो IUPAC नेम है, जनरल IUPAC नेम, इसे हम कहते हैं एल्कानोइक एसिड, एल्कानोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, तो मीथेन में आपने E को रिमूव करना है, उसकी जगह पर OIC मेथानोइक एसिड हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। सिमिलर इट्स कॉमन नेम इज द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। और इसी का IUPAC नेम अगर हम देखें तो दो कार्बन को इथेन कहते हैं, तो नेम इसका क्या होगा, एथानोइक एसिड इज द IUPAC नेम। अब इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हमेशा टर्मिनल एंड पर होता है, लाइक एल्डिहाइड ग्रुप। सो एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं ये पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते। सो इसमें कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। इसमें भी हम फंक्शन ग्रुप को नंबर नहीं देते, मीन 1 या 2 पेंटानोइक एसिड या 3 हेक्सानोइक एसिड हम नहीं लिखते। तो इसमें 4 कार्बन एटम है, तो इसका जो कॉमन नेम है ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कॉमन नेम सेम है, जबकि इसका IUPAC नेम जो होगा ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड जो है इसका IUPAC नेम ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। और अगर 5 कार्बन होंगे तो वैलेरिक एसिड है, और 5 कार्बन वैलेरिक एसिड को हम 5 कार्बन को वैलेरिक एसिड कहते हैं। और 5 कार्बन की जो अल्कोहल हो, 5 कार्बन की जो अल्कोहल होगी उसे हम अमाइल अल्कोहल कहते हैं। ये स्टेरिफिकेशन में आप लोग पढ़ोगे। नेक्स्ट है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जो फर्स्ट मेंबर है इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इसका कॉमन नेम है, जबकि इसका IUPAC नेम होगा इथेन डाइक एसिड। इथेन डाई का मीन है 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, विक एसिड इसमें 2 है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इथेन डाइक एसिड। अब नेक्स्ट ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है CH2X। अगर X का नंबर 1 होगा तो ये मेलोनिक एसिड है, मेलोनिक एसिड इज अ कॉमन नेम नॉट IUPAC नेम। अगर 2 होगा तो ये सक्सिनिक एसिड है, अगर 3 होगा तो ग्लूटारिक एसिड है, अगर 4 होगा तो एडिपिक एसिड। यहाँ X के नंबर की बात करूँ, अगर CH2 ग्रुप 1 है तो मेलोनिक एसिड है, अगर CH2 ग्रुप 2 लगे हुए हैं CH2 सक्सिनिक एसिड, 3 है ग्लूटारिक एसिड, 4 है तो एडिपिक एसिड। अब मेलोनिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा,
ये बेटा कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है, ठीक है। सो कार्बन नंबर, टोटल कार्बन इसमें कितने आ गए हैं 3, और फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ पर है, फर्स्ट और थर्ड पर। तो आप इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम लिखेंगे 1,3, 1 और थर्ड पर क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, 1,3 प्रोपेन डाइउइक एसिड। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, 1,3 प्रोपेन डाइउइक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड होगा तो वो 1,4 हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड 1,4 ब्यूटेन, तो उसमें हम लिखेंगे कंप्लीट नेम लिखते हैं ब्यूटेन डाइउइक एसिड जो होगा। सिमिलर गुल्टेरिक एसिड क्या होगा 1,5 और एडिपिक एसिड क्या होगा 1,6 हेक्सेन डाइउइक एसिड होगा, ठीक है। सिमिलर आगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम मोनो और डाई में क्लासीफाई करते हैं। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एक ही कंपाउंड है, इट्स नेम इज द बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, सो इट्स नेम इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होंगे एक ही बेंजीन रिंग पर, तो उसके 3 आइसोमर्स हैं। अगर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एडजेसेंट कार्बन पर अटैच हो लाइक दिस, इट्स नेम इज द पैथेलिक एसिड, इट्स नेम इज पैथेलिक एसिड। और अगर दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं एक कार्बन के डिफरेंस से अटैच हों, लाइक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर अटैच है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर अटैच है, दिस इज आल्सो पैथेलिक एसिड और इसका नेम है आइसोपैथेलिक एसिड, इट्स नेम इज आइसोपैथेलिक एसिड, ठीक है। एंड द थर्ड आइसोमर ऑफ पैथेलिक एसिड जिसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होंगे वो ऑपोजिट पोजीशन पर अटैच होंगे, बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच ऑन द ऑपोजिट एंड, ठीक है, दिस इज आल्सो पैथेलिक एसिड एंड इट्स नेम इज द टरपैथेलिक एसिड, टरपैथेलिक एसिड। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए पैथेलिक एसिड, आइसोपैथेलिक एसिड एंड टरपैथेलिक एसिड, नंबर 1 है पैथेलिक एसिड, नंबर 2 आइसोपैथेलिक एसिड और नंबर 3 जो है ये टरपैथेलिक एसिड है, ये आपस में कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं, तो अगर आप गौर करें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है, सो ये तीनों आपस में पोजीशनल आइसोमर शो करेंगे। सो नॉमेनक्लेचर के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि वो कंपाउंड कौन सा आइसोमर शो कर रहा है या कौन सा आइसोमर शो नहीं करता, सो दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। यहाँ मैंने बताया था एल्कानोइक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते, क्यों नहीं शो करते, बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई दे कैन शो द पोजीशन आइसोमर। ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को इंडिविजुअल स्टडी करना ये पॉसिबल नहीं होता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम किस बेस पर क्लासीफाई करते हैं, तो याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन की बेस पर हम उसको क्लासीफाई करते हैं। मेजर अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस देखें तो आपको 2 मेजर क्लासेस मिलेंगी, एक ओपन चेन क्लास है और सेकंड क्लोज चेन, जिसे हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो अगर हम इन्हीं क्लासेस की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जनरली क्लासीफाई करते हैं नंबर 1 ओपन चेन, ओपन चेन जिसे हम acyclic compounds भी कहते हैं, they are also called the acyclic organic compounds, open chain. And second one are the closed chain organic compounds, closed chain organic compounds जिन्हें हम cyclic organic compounds भी कहते हैं, they are also called the cyclic organic compounds. तो जनरली हमने ये 2 क्लासेस की हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, क्लोज चेन एंड ओपन चेन। अब नेक्स्ट हम ओपन चेन को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ओपन चेन इज फर्दर क्लासीफाई इनटू स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब स्ट्रेट चेन एज इट्स नेम इंडिकेट स्ट्रेट चेन होगी आपको, तो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हो सकती हैं? एन अल्कीन, दे शो द स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एन अल्कीन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, एन ऑक्टेन, सब के सब स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगे। सिमिलर स्ट्रेट चेन अल्कीन, स्ट्रेट चेन अल्कोहल, स्ट्रेट चेन अल्काइड, सब के सब स्ट्रेट चेन है। लेट्स सी द अदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एन अल्कीन में एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, this is the n-butane, this n-butane is the straight chain organic compound. Similar अगर हम straight chain alkene की बात करें like this n-butene, 2-butene है, that is also n straight chain है, so 2-butene also the straight chain organic compounds की classification में है। Next example, कोई भी स्ट्रेट चेन आप कंपाउंड लें जिसमें फंक्शन ग्रुप अल्कोहल भी हो सकते हैं या हेलोजन ग्रुप भी हो सकते हैं, लाइक दिस इज अ अल्कोहल और इसमें टोटल 5 कार्बन है, सो दिस इज 1 पेंटानोल, तो 1 पेंटानोल आल्सो द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रांच चेन। अब ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? ब्रांच चेन याद रखिएगा, आइजो अल्कीन, जो भी आइजो अल्कीन होगा वो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होगा। सिमिलर नियो अल्कीन, नियो अल्कीन आल्सो द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, नियो पेंटेन, नियो हेक्सेन, कोई भी नहीं हो सकता है। एंड सिमिलर आइजो अल्कीन जो है देयर आल्सो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल में है। लाइक अब इन्हीं में कोई भी एग्जाम्पल देख लें, लाइक हम देखते हैं आइसोपेंटेन, दिस एग्जाम्पल ऑफ आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन is a branch chain hydrocarbon. And similar one more example neopentane, n-pentane straight chain होगा, जबकि neopentane की अगर हम बात करेंगे that is the branch chain hydrocarbon। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने जो 2 जनरल क्लासेस में क्लासीफाई किया था, उनमें एक क्लास थी ओपन चेन जिसे हम ए साइक्लिक कहते हैं, और सेकंड क्लास जो है वो क्लोज चेन है जिन्हें हम साइक्लिक कहते हैं। तो ओपन चेन को हमने स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्लासीफाई किया। अब हम देखते हैं साइक्लिक मीन क्लोज चेन। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 क्लासेस में। नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ क्लोज चेन इज द होमोसाइक्लिक, दे आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का अदर नेम कार्बोसाइक्लिक भी है, होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक। फर्स्ट क्लास इज द होमोसाइक्लिक एंड द सेकंड क्लास of the closed chain organic compound is the heterocyclic compounds, heterocyclic compounds, first homocyclic and second heterocyclic compounds। homocyclic को हम further classify करते हैं 2 classes में, they are alicyclic compounds, alicyclic compounds and aromatic compounds, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्लासीफाई करेंगे। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एग्जांपल हम देखते हैं, साइक्लोप्रोपेन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन प्रोपेन एलिसाइक्लिक की एग्जांपल में है। सिमिलर साइक्लोब्यूटेन की अगर हम बात करें तो साइक्लोब्यूटेन आल्सो साइक्लोब्यूटेन इन द क्लास ऑफ एलिसाइक्लिक, ठीक है। एंड सिमिलर अगर आप बात करती हैं इस स्ट्रक्चर की तो ये बेंजीन नहीं है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है आपको, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन जो है दैट इज आल्सो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और अगर आप इसी स्ट्रक्चर में साइक्लोब्यूटेन में साइक्लोप्रोपेन में डबल बॉन्ड भी ले आएंगे तो वो भी एलिसाइक्लिक की ही एग्जांपल रहेगा, डबल बॉन्ड की वजह से वो किसी और की एग्जांपल में चेंज नहीं होगा, एलिसाइक्लिक की रहेगा। एंड सिमिलर सेकंड हम देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन, अल्टरनेट एंड पर सिंगल और डबल बॉन्ड, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन, वेरी फेमस aromatic compounds is the benzene, and similar नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग आपको मिलेंगे और 2 बेंजीन रिंग में अल्टरनेट एंड पर इसमें भी सिंगल और डबल बॉन्ड होगा, तो नेफ्थलीन
This is a second example of aromatic compounds. Either it is a fused ring, and the third example of aromatic compound is एंथ्रासिन और फिनेंथ्रीन. ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं ये aromatic compounds की हो सकती हैं, बट ये एग्जाम्पल जो aromatic compounds की हैं ये होमोसाइक्लिक aromatic compounds की एग्जाम्पल है. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बेंजीन में आपको पाई बॉन्ड्स कितने नजर आ रही हैं? 3. नेफ्थलीन में आपको पाई बॉन्ड कितने नजर आ रही हैं? 5. जबकि एंथ्रासीन में स्ट्रक्चर में आपको कितने नजर आ रही हैं? 7 पाई बॉन्ड नजर आ रही हैं. यहाँ 6 नहीं है और यहाँ पर 9 पाई बॉन्ड्स नहीं है. नेक्स्ट है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करती हैं 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस में. नंबर 1 इज द अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स and number 2 are the saturated heterocyclic compounds. Unsaturated compounds कौन से होंगे? जिनमें डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा. जबकि सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होंगे? जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा. और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 2 इंपॉर्टेंट क्लासेस में. नंबर 1 इज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंड नंबर 2 आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स. एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, दूसरा नॉन एरोमेटिक है. अब एरोमेटिक अगर आप गौर करें, 2 हमारे पास एरोमेटिक हैं. एक एरोमेटिक अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक है, जबकि एक एरोमेटिक हमारे पास होमोसाइक्लिक में है. ये हमारे पास होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स लिखे हैं, जबकि ये एरोमेटिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं. अब हम यहाँ पर इनके अगर फर्दर क्लासिफिकेशन नॉन एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, वो नॉन एरोमेटिक की एग्जाम्पल में है. लाइक आपके पास नॉन एरोमेटिक अगर हम देखें, इस स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करें, इस अगर मैं इस वक्त स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करूं, इसमें कोई डबल बॉन्ड आपको नज़र नहीं आ रहा. ठीक है. सो जब डबल बॉन्ड कोई नज़र नहीं आ रहा है, हाइड्रोसाइक्लिक है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक की एग्जाम्पल में आ सकते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी ड्रॉ करें, अब ये एक डबल बॉन्ड ड्रॉ करने से ये नॉन एरोमेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक में आ गया, बिकॉज डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट इट्स अनसैचुरेशन. तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक एग्जाम्पल में है. ठीक है. अगर हम एरोमेटिक की बात करें कि इसमें एरोमेटिक वेरी फेमस कंपाउंड हमारी बुक में जो गिवन है एरोमेटिक में, फ्यूरॉन. फ्यूरॉन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक है. फ्यूरॉन एंड सिमिलर अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें थायोफीन का, जिसमें आपके पास सल्फर आ जाएगा हेट्रो एटम के तौर पर, थायोफीन का स्ट्रक्चर है. सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स मीन वो सैचुरेटेड भी हो और वो हेट्रोसाइक्लिक भी हो, अनसैचुरेटेड ना हो. अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें आपको कहीं पर डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा. ठीक है. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ THF टेरा हाइड्रोफ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक एग्जाम्पल है. आइदर ये एग्जाम्पल हमारी बुक में मेंशन नहीं है, बट ये एग्जाम्पल एज अ क्लासिफिकेशन में आ सकती है सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक की एग्जाम्पल के तौर पर. अब इसमें इस क्लासिफिकेशन को अगर हम जनरली क्लासीफाई करें तो हमारे पास 2 मेजर क्लासेस थी, ओपन चेन में था और क्लोज चेन में था. ओपन चेन को हमने 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया और क्लोज चेन को हमने होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक में क्लासीफाई किया. होमोसाइक्लिक फर्दर एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में था, हेट्रोसाइक्लिक में अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड की क्लासिफिकेशन में थी. उसमें फिर अगर हमने अनसैचुरेटेड को हमने नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक में क्लासीफाई किया, जबकि सैचुरेटेड जो है उसमें कोई भी आपको डबल बॉन्ड नज़र नहीं आएगा, हाइड्रोसाइक्लिक है बट वो सैचुरेटेड क्लास ऑफ कंपाउंड से बिलोंग कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेक्स्ट हम MCQ स्टडी करते हैं. 4 ऑप्शन आपके सामने लिखी हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हेट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. तो डिफरेंट क्वेश्चन हम इन ऑप्शंस पर देखते हैं. तो इनमें क्वेश्चन नंबर 1, आइसोपेंटेन. आइसोपेंटेन इज द एग्जाम्पल ऑफ. अब आप देखिए आइसोपेंटेन जो है ये ओपन चेन है या क्लोज चेन है? ओपन चेन है. ओपन चेन में फर्दर 2 क्लासेस थी, स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन. तो आइसोपेंटेन ब्रांच चेन में आ रहा है, लेकिन ओपन चेन को हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं. तो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, एसाइक्लिक है. सो द आंसर इज डेल्टा. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज डेल्टा. सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं इन्हीं पर. एंथ्रासिन. एंथ्रासिन इज द एग्जाम्पल ऑफ, आपने बताना इन ऑप्शन में से एंथ्रासिन किसकी एग्जाम्पल होगी. तो एंथ्रासिन एरोमेटिक कंपाउंड्स है. अब होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक है? तो हेट्रोसाइक्लिक तो नहीं है, होमोसाइक्लिक का सब इसमें कार्बन है. एलिसाइक्लिक हो सकता है? नो. एरोमेटिक हो सकता है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं हो सकता है, एसाइक्लिक नहीं हो सकता. सो द ऑप्शन इज बीटा, दैट इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
फ्यूरॉन, फ्यूरॉन इज द एग्जाम्पल ऑफ। अब फ्यूरॉन एलिसाइक्लिक है? नो। एरोमेटिक है? एरोमेटिक तो है लेकिन हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। सो ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन्हीं ऑप्शन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम देखें तो हमारे पास बीटा ऑप्शन भी आ गया, चार्ली भी है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन नहीं है। सो एलिसाइक्लिक की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सो द आंसर इज अल्फा। सो ये डिफरेंट आपके पास 4 क्वेश्चन थे हमने और 4 ऑप्शन के साथ इनको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन है, बीटा ऑप्शन है थायोफीन, चार्ली ऑप्शन बेंजीन और डेल्टा ऑप्शन है नियोपेंटेन। अगेन हम डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं इन्हीं पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, एरोमेटिक कंपाउंड इज, तो हमने इसमें बताना है एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हमने बताना है कि एरोमेटिक भी हो और होमोसाइक्लिक भी हो। साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक एरोमेटिक नहीं है, थायोफीन एरोमेटिक है, हेटेरोसाइक्लिक है, बेंजीन एरोमेटिक है और होमोसाइक्लिक है। सो तुम्हारे पास इसका आंसर क्या होगा? चार्ली ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक, अब एरोमेटिक है लेकिन उसके साथ क्या है? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक नहीं है, थायोफीन यस एरोमेटिक भी है और हेटेरोसाइक्लिक भी है। सो द ऑप्शन इज बीटा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इन्हीं पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से एलिसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, आपने बताना इनमें से कौन सा जो है वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो एलिसाइक्लिक साइक्लोहेक्सेन अल्फा ऑप्शन जो है दैट इज द एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सो अल्फा बीटा चार्ली हो गया और डेल्टा की अगर हम बात करें तो ये ए साइक्लिक कंपाउंड की एग्जाम्पल में आता है। सो क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द ऑप्शन ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज, तो डेफिनेटली आंसर इज डेल्टा। डेल्टा जो है वो ए साइक्लिक की एग्जाम्पल में है। नेक्स्ट और हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें अल्फा ऑप्शन है CnH2n+2 एंड बीटा ऑप्शन इज CnH2n, चार्ली ऑप्शन इज CnH2n-2, डेल्टा ऑप्शन इज CnHn। नो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम डिस्कस करें इन्हीं ऑप्शन पर, तो आपने बताना है कि साइक्लो अल्केन का जनरल फार्मूला इनमें से कौन सा है? साइक्लो अल्केन, अल्कीन की बात नहीं की, अल्केन की बात की है। तो अल्फा जो ये तो अल्केन का है, बीटा जो है ये अल्कीन का है और अल्कीन के साथ साथ जो है ये साइक्लो अल्केन का फार्मूला भी है। सो आंसर इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन्हीं में से आपने बताना है कि कौन सा जो इनमें से जो कंपाउंड है वो साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला है। अब अल्केन नहीं है, अब मैंने अल्कीन लिखा है, साइक्लो अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड आता हो। तो साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला जो होगा दैट विल बी द आंसर चार्ली। जो अल्काइन का फार्मूला है यही साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कौन सा फार्मूला जो है वो हम बेंजीन के लिए यूज़ कर सकते हैं? बेंजीन के लिए और इसके साथ साथ हम इथाइन के लिए भी कौन सा फार्मूला इसमें से यूज़ कर सकते हैं? इथाइन का फार्मूला क्या होता है? C2H2, जबकि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। सो इन दोनों के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं? डेल्टा ऑप्शन मीन CnHn जो है हम इनके लिए फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड रिफॉर्मिंग, इसको हम अल्कीन्स एंड एल्कीन्स ऑफ लोअर मैसेज की फॉर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि यूज़ करते हैं। अदर नेम इसका अल्कीन्स एंड एल्कीन्स ऑफ लोअर मैसेज है। बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से जो हमें गैसोलीन मिलता है वो 20% तक मिलता है, लेकिन गैसोलीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करती हैं, वो फ्रैक्शन पेट्रोलियम की जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती, गैस ऑयल, केरोसिन ऑयल, हम उनकी क्रैक करते हैं, उनको क्रैक करते हैं, ब्रेक करते हैं, उससे हम बेटर क्वालिटी गैसोलीन को हासिल करते हैं।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। एक्चुअली क्रैकिंग में क्या है कि हायर हाइड्रोकार्बन जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं उनको हम चेंज करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो लो होते हैं, उन्हें हम क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग की डिफरेंट टाइप्स अब हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैक का मीन क्या है? ब्रेक डाउन, तोड़ना। सो पेट्रोलियम की ब्रेक डाउन, यहाँ पर क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम पेट्रोलियम की डिफरेंट फ्रैक्शंस की क्रैकिंग करते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन लाइक C16H34, दिस इज कॉल्ड द हेक्साडीकेन। हेक्साडीकेन को हम हाई टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जब हम इसको हीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होगा किस में? C7H16 हेप्टेन में, एंड इथीन लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड प्रोपीन, ये 3 इसके प्रोडक्ट बने हैं और इसमें 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इथीन के बनेंगे। सो दिस इज अ हायर हाइड्रोकार्बन। इसको हमने क्रैक किया हाई टेम्परेचर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, लोअर हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। क्रैकिंग में कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कोई भी ब्रेक हो सकता है। इन अदर वर्ड वी कैन से थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड क्रैकिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग कि क्रैकिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, देयर आर 3 जनरल टाइप्स, मेजर टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है थर्मल क्रैकिंग, एज इट्स नेम इंडिकेट। नंबर 2 इज द कैटालिटिक क्रैकिंग, catalytic cracking, and number 3 is the steam cracking. थर्मल क्रैकिंग मीन हम उसको हीट करते हैं। थर्मल क्रैकिंग में हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। और थर्मल क्रैकिंग हाई टेम्परेचर पर इसको हम पायरोलिसिस भी कहते हैं। जबकि कैटालिटिक क्रैकिंग में इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट हम लो टेम्परेचर प्रेशर यूज़ करते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग में जो कैटलिस्ट यूज़ होती हैं वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड सिलिका ऑक्साइड SiO2 यूज़ करती हैं। और कैटालिटिक क्रैकिंग में जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं वो लो टेम्परेचर है, 500 डिग्री से यूज़ करती हैं। और इसमें जो प्रेशर है वो हम 2 atm प्रेशर यूज़ करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में। जबकि स्टीम क्रैकिंग में इन प्रेजेंस ऑफ अ स्टीम हम इसको हीट करते हैं। स्टीम की प्रेजेंस में फर्स्ट टेम्परेचर जो है वो 900 डिग्री सी होगा और देन हम इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि थर्मल क्रैकिंग में हमें प्रोडक्ट क्या मिलते हैं। याद रखिएगा थर्मल क्रैकिंग में हीट जब हम देते हैं, जो प्रोडक्ट ब्रेक होगा तो हमारे पास जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होती है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं, इसमें यूजुअली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। जबकि कैटालिटिक क्रैकिंग में बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन हमें मिलती है, बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन की हमें फॉर्मेशन होती है। मीन इसमें हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल रही होती हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में। जबकि स्टीम क्रैकिंग में हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलती हैं। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन जो है वो हमें स्टीम क्रैकिंग में मिल रही होती हैं। इसके साथ और प्रोडक्ट्स भी हैं स्टीम क्रैकिंग में, बाई प्रोडक्ट्स लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रैकिंग एंड रीफॉर्मिंग। रीफॉर्मिंग और क्रैकिंग में डिफरेंस क्या है? एज इट्स नेम इंडिकेट, रीफॉर्मिंग क्या नेम इंडिकेट कर रहा है? रीफॉर्म हो रहा है। अब अगर आप दोनों का एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो वो सेम है। यहाँ भी हमने हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज किया, जिनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट से लो मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मीन जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई था उन हाइड्रोकार्बन से उन हाइड्रोकार्बन में चेंज किया जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है। रीफॉर्मिंग में क्या होगा कि हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज करेंगे। कार्बन के नंबर सेम रहेंगे, बट द सेकेंड पॉइंट हायर हाइड्रोकार्बन जिनका स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसको हम चेंज करेंगे
उस हाइड्रोकार्बन में, ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन में जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, दैट इज कॉल्ड द रीफॉर्मिंग। मीन रीफॉर्मिंग में लाइक एन ऑक्टेन, हम एन ऑक्टेन को रीफॉर्मिंग से चेंज करते हैं आइसो ऑक्टेन में। अब आइसो ऑक्टेन जो है वो ब्रांच्ड है, ये एन ऑक्टेन क्या है, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन को हमने किस में चेंज किया, आइसो ऑक्टेन में, ब्रांच चेन में। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, हाई है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अब इसको हम चेंज क्यों करते हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी, हमें एन ऑक्टेन को हमने आइसो ऑक्टेन में चेंज किया, क्योंकि आइसो ऑक्टेन का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो है, सो इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, एक्चुअली ऑक्टेन नंबर एक मिक्सचर है आइसोक्टेन का एन हेप्टेन के साथ, विच विल नोट द सेम एक्सटेंट एज फ्यूल अंडर टेस्ट। मीन जो अब एन ऑक्टेन की अगर हम बात करें, उसकी नोकिंग वही होगी जो आइसोक्टेन की है, मीन उसकी नोकिंग बहुत कम होगी, उसके इक्वल होगी, दैट इज कॉल्ड द ऑक्टेन नंबर। तो अगर हम ऑक्टेन नंबर की बात करें तो एन ऑक्टेन का जो ऑक्टेन नंबर है ये 0 होगा, स्ट्रेट चेन है, तो ऑक्टेन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो एन ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर, तो एन ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर जो होगा वो 0 होगा, जबकि आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर हम 100 के करीब लेते हैं। आर्बिट्रेरी हम नंबर यूज़ करें 100, मीन इसका आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर जो है वो मैक्सिमम है। तो हम दो तरह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। तो हमने क्रैक किया था, क्रैकिंग की हमने, और सेकंड हम रीफॉर्मिंग से हम उसको रीफॉर्म करेंगे तो हमें हमारे पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के कंपाउंड जैसे आइसोक्टेन है उसका हमें कंपाउंड मिल गया है। तो अदर मेथड्स क्या है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ गैसोलीन या ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के अदर मेथड्स कौन से हैं, मेथड्स टू इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर। तो हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 मेथड है टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइलेड एक एडिटिव है, जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये नोकिंग को रिड्यूस कर देते हैं। नोकिंग क्या है, शार्प मेटालिक साउंड है प्रोड्यूस इन द कंबस्टन ऑफ इंजन में, जो आपको आवाज़ आती है उसे हम नोकिंग कहते हैं। तो टेट्राइथाइलेड ऐड करते हैं तो उससे नोकिंग कम हो जाती है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये कुछ ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं जो कि पोल्यूशन काज कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 2 हम रीफॉर्मिंग से चेंज कर सकते हैं, ऑक्टेन नंबर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं रीफॉर्मिंग से। और नंबर 3 आइसोमर्स की फॉर्मेशन से भी, जब हम उसके आइसोमर्स बना रहे हैं तो उससे भी हम ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्रैकिंग से हम उसका बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन जो है हम हासिल कर रहे होती हैं। सो क्रैकिंग में ब्रेकडाउन होती है जबकि रिफॉर्मिंग में ब्रेकडाउन नहीं होगी। इसमें लोअर हाइड्रोकार्बन हमें नहीं मिलेंगे, नंबर सेम रहेंगे, बट उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो लो हो जाएगा और उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम MCQs देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, क्रैकिंग, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस। डेफिनेटली थर्मल डिकम्पोजिशन जब भी हम करती हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द क्रैकिंग, बीटा इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिस्ट यूज इन द कैटालिटिक क्रैकिंग इज, कैटालिटिक क्रैकिंग एज इट्स नेम इंडिकेट दैट कि इसमें कोई कैटलिस्ट यूज होगा, कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा। ऑप्शन है आयरन, एल्यूमिनो, सिलिकेट्स है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है या निकल। तो इसमें सिलिका ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एल्यूमिनो सिलिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टीम क्रैकिंग इज सूटेबल फॉर ऑब्टेनिंग, स्टीम क्रैकिंग हम किस लिए करती हैं, हायर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या दोनों के लिए हम यूज़ करती हैं। सो लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए हम स्टीम क्रैकिंग का यूज़फुल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेन नंबर ऑफ एन ऑक्टेन इज, एन ऑक्टेन स्ट्रेट चेन ऑक्टेन है तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा, 0, चार्ली ऑप्शन। एंड सेकंड स्टेटमेंट, ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसो ऑक्टेन, एन ऑक्टेन का तो 0 था तो आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर क्या होगा, विच इज़ 100 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्साडिकेन स्प्लिट्स एट हाई टेम्परेचर इनटू, हेक्साडिकेन को जब हम हाई टेम्परेचर पे स्प्लिट करते हैं तो किस में चेंज होता है, हेप्टेन में, इथीन में, प्रोपीन में या ऑल ऑफ दिस में। अभी हमने लेक्चर में देखा तो ये तीनों पॉइंट में स्प्लिट होगा, तीनों हाइड्रोकार्बन में स्प्लिट होगा। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज।